स्ट्रीम तो पहले हो गया होगा ना, अभी हुआ है? चैट्स आएगी। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक सेकंड, तुम्हारी चैट्स अपलोड हो जाने, मतलब अपलोड क्या होता है, एक बार चैट्स लोड हो जाने दो, ठीक है? हाँ, गुड इवनिंग। पर यहाँ से क्यों दिख रहा है युगल, वहां से दिखना चाहिए। हाँ, वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। मैं तो चाहूं बस चैट्स नॉर्मल से चल जाए, अपना पोल चल जाए और अपनी क्लास नॉर्मल से चल जाए और स्पैमर्स भाग जाएं, ठीक है? बट हमारी चैट्स नहीं चल रही, वहां पे हमारी दूसरी जगह पे चैट्स नहीं चल रही है, तो मेरे को 2 सेकंड टाइम दो। बट मेरे को एक दूसरी जगह पे बेटा चैट्स दिख रही है, ठीक है? सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? पहले तो आप मुझे बता दो आप लोग कैसे हैं। ऑल माई सबोला आर्मी इन द हाउस, हाउ इज दी जोश? नया नया बेटा हफ्ता है और इस नए हफ्ते में बेटा नया चैप्टर है, वाह 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 वाह। और पुराने चैप्टर के पीवाईक्यूज है, सुपर वाह 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 वाह, क्योंकि आज आप बेटा पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और आज आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने कितनी बेटा उसमें महारत हासिल की है वो आप जानेंगे। आप जेन्युइनली क्वेश्चंस बेटा सॉल्व करेंगे, आप जेन्युइनली अपने आप को मार्क्स देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सही किया, गलत किया, अटेम्प्ट नहीं किया, वो सारा आपको बेटा प्रॉपरली आज आपको देखना है। हम 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप आज देखेंगे कि मैम हमेशा क्यों बोलती है। हालांकि बेटा बहुत हो गया, अब मैं ये नहीं बोलना चाहती कि ये है वो है, आप समझदार हैं, आपको पता है बेटा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है रिसेंट ईयर से, ज्यादा बेटा बात करने वाली बात ही नहीं है। जो बेटा प्यारा बच्चा है, समझने वाला बच्चा है, वो पढ़ने वाला बच्चा समझता है और इसी से बेटा आपकी एनालिसिस होगी कि मैम पेपर का पैटर्न क्या है और मेरी पकड़ कितनी है एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है? समझ आ रही है बच्चों बात? हाँ, तो समाप्ति एक्सप्रेस क्या बेटा? अभी मैं ठीक है, चैट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, आई नो मैम। हाँ, चैट्स थोड़ा सा बेटा शगुन तो होता ही है बेटा, शगुन के बिना तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है, तो शगुन तो होना बनता है, शगुन इज अ गुड थिंग, ठीक है ना? अभी कोई नहीं, जब तक चैट्स प्रॉपर्ली नहीं चलेगी। एक तो मैं क्विक रिवीजन दे दूंगी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम क्विक रिवीजन करेंगे पिछली क्लास का और आज हम पीवाईक्यू करेंगे। अच्छा, मैंने तुम्हें एनिमल किंगडम का एक होमवर्क दिया हुआ था जिसके क्वेश्चंस अभी तक हमने नहीं सॉल्व किए, बट बेटा वो एनिमल किंगडम का जो मैंने पूरा लास्ट का तुम्हें आई थिंक मॉल्यूस्का से लेके फुल कॉर्डेटा तक का दिया था ना, उसके क्वेश्चंस हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। नहीं तो आज बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? और कल मैं आपको एक नया 11th का टारगेट भी दूंगी जो आप अगले हफ्ते के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने बहुत ज्यादा कुछ बोल दिया है ना? आपको मेरी बात समझ आई ना? और हाँ, मैं पोल कंडक्ट करूंगी, बट आपको पता है पोल का सीन क्या है बेटा, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा टाइम ज्यादा देके आपका पोल कंडक्ट करूं ताकि आपके पास क्वेश्चन टाइमली पहुंचे, ठीक है? थोड़ा टाइम मेरा वेस्ट होगा पोल कराने से, बट कोई बात नहीं, हम पोल करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज शगुन। अब बेटा अब मैं क्या बताऊं, क्या क्या सब पढ़ाऊं तुम लोगों को? शगुन का मतलब नहीं पता है? जो एक्चुअल में शगुन का मतलब होता है वही है शगुन का मतलब, सारा कुछ। मेरे को इंस्टाग्राम पे एक बच्चा कहता है मैम आप हमें क्यों सपोला बोलती हैं। मैं माफी मांग लेती हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तुमसे कि क्यों तुम्हें सपोला बोला, उसके लिए माफी। मतलब एक्चुअल में पता है क्या बेटा, चैट्स में ना पता नहीं चलता कि एक्चुअल में तुम किस टोन से पूछ रहे हो सकता है तुम मुझसे प्यार से पूछ रहे हो कि मैम आप हमें सपोला क्यों बोलती है मैम, हो सकता है ऐसे पूछे मैम आप क्यों बोलती है हमें सपोला, हाँ दिए यार मैम, ठीक है? तो समझ नहीं आता कि एक्चुअल में क्या टोन है। चलो बेटा शुरू करते हैं, पहले एक बारी क्विक रिवीजन पिछली क्लास का और फिर बेटा हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे पिछले चैप्टर का, और टाइम बचेगा तो हम बेटा नए चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी आपको देंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है? चलो एक बारी उसमें देखना यार, उसमें चैट्स चल रहे कि नहीं। तो बच्चों पिछली क्लास में हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ा था और हमने बेटा क्या पढ़ा था, हमने आईवीएफ टेक्निक्स के बारे में कुछ पढ़ा था, ठीक है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बेटा कुछ हमने इनिशियल सिम्टम्स देखे थे जो कि ऑब्वियसली हमने कहा था कि यार इसमें नहीं चल रहा है ना, फिलहाल इसी में दिखा दे, फिक्स करवा दे। हाँ तो बेटा हाँ तो बेटा एक चीज मैं क्या बोल रही थी,
ठीक है, तुम्हारे चैट से ना मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। तो मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों, मैंने बोला था कि एक बार क्विक रिवीजन करो कि इनिशियल सिम्टम्स में ना लोगों को पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें से फ्लूइड निकलने लगता है। तो लोग यूजुअली इसको इग्नोर करते हैं। प्लस आपको पता है ना बेटा कि इग्नोर और भी बहुत सारे रीजन से होता है जिसकी वजह से लोग दिखाने नहीं जाते हैं डॉक्टर को, जो सोशल डिलेमा होता है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। 4 लोग क्या कहेंगे बेटा, क्या फर्क पड़ता है यार, जीवन में भी बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या लोग कहेंगे, बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे दुखी वही लोग होंगे, ठीक है। तो लोग क्या कहेंगे, बड़े होते जाओगे ना तो समझ में आएगा कि तुम्हारे जब साथ बहुत अच्छी चीजें होती है ना तो ज्यादा लोग तुम्हारे बारे में बेटा खराब बातें करते हैं, ठीक है। सिर्फ पेरेंट्स और तुम्हारे बहुत करीबी लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोलेंगे, अदरवाइज नो वन, ठीक है। ऐप में इशू है, कोई बात नहीं, चलो ऐसे चैट चल रहा है, ऐसे चलने दो। तो लोग क्या कहेंगे, उस डिलेमा में बेटा नहीं रहना चाहिए, आपको जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि लेटर स्टेजेस पे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकते हैं, फीमेल्स में एबॉर्शंस हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी की बेटा प्रॉब्लम हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बेटा प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई लेडी कंसीव करना चाह रही है तो उसमें बेटा स्टिल बर्थ के केसेस भी देखने को मिल सकते हैं। आपने बहुत सारी बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोअल बेटा आपने डिजीजेस पढ़ी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस पढ़े, जिन इन्फेक्शंस में से कुछ ऐसे थे जो अर्ली स्टेजेस पे अगर डिटेक्ट किए जाए तो वो क्योरेबल है, लेकिन कुछ थे जो नॉन क्योरेबल है। बेटा कौन कौन से थे जो क्योर नहीं किए जा सकते, मैंने आपसे बताया था HHH करके आप याद रख सकते हो। HIV जो कि एड्स कॉज करता है, HIV बीमारी नहीं है ना, एड्स है प्रॉब्लम जो HIV से हो रहा है ना। इसके अलावा बच्चों क्या, हेपेटाइटिस B, इसके अलावा क्या बेटा, जेनाइटल हर्पीस, राइट, यस। और बेटा ये इसके अलावा फिर आपने पढ़ा था इनफर्टिलिटी के बारे में। आपने देखा कि यार 2 साल तक ट्राई करने के बाद भी अगर कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है तो वो इनफर्टाइल हो सकता है, मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है, फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती है, किसी भी कारण से बेटा, जो आपने मल्टीपल कारण वो किए थे, पढ़े थे। फिर मैंने आपसे कहा था बच्चों, इनफर्टिलिटी जो होती है ना उसको ट्रीट कर सकते हैं। जो पहले प्रोग्राम्स आए थे उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का ये मतलब नहीं है कि टेस्ट ट्यूब में बेटा बच्चा बन रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का वो मतलब तो नहीं था। एक बेसिक मतलब जो हमने समझा था, टेस्ट ट्यूब बेबी जो शुरुआत हुई थी कि यार हमने एक जगह से ओवा निकाला, एक जगह से बेटा हमने क्या, अच्छा मैंने ना इस क्लास के तुम्हारे डाउट्स अभी तक देखे नहीं है, तो तुम्हारे कोई भी डाउट्स अगर रहे होंगे हमारे बैकएंड पे तो टीचर्स तुम्हारे लिए सॉल्व कर रहे हैं, पर मैं पर्सनली भी बेटा सॉल्व करती हूँ। तो मैं ना आज के लेक्चर के बाद देख लूंगी, मेरे को टाइम मिलेगा तो तुम्हारे पिछले लेक्चर्स के मैं भी कुछ डाउट ले लूंगी, जो मोस्ट कॉमन डाउट्स है एटलीस्ट, ठीक है। तो मैंने अभी देखे नहीं है। एनीवे, तो बेटा एक हमने ओवा निकाला, एक हमने बेटा स्पर्म लिया, चाहे हस्बैंड से, चाहे डोनर से, चाहे वाइफ से, चाहे डोनर से, उसको बेटा बॉडी के बाहर का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद, इसीलिए उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एंड कुछ स्टेजेस तक आप बॉडी के बाहर ही रखते हो, फिर आप एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर सकते हो। अच्छा, इसी में बेटा मॉडिफिकेशन हुई और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आई, अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग समाधान, जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा था जिफ्ट के अलावा आपने पढ़ा बेटा गिफ्ट के अलावा बेटा आपने पढ़ा ICSI, इसके अलावा बच्चों आपने क्या पढ़ा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो जिसका नाम जैसा है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को ट्रांसफर कर रहे हो, यानी कि आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि इन विट्रो यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली हो रही है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तुम्हें पता है क्लीवेज होता है, तो यार एक सेल से बेटा 2 सेल बनते हैं, बेटा 2 सेल से 4 सेल बनते हैं, बेटा 4 सेल से 8 सेल बनते हैं, 8 से 16 बनता है, ये क्लीवेज का प्रोसेस है। अब तुम यहाँ पे जिफ्ट में क्या बोल रहे हो, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। बच्चा पूछ रहा था जाइगोट को नहीं ट्रांसफर करते क्या मैम, मैंने आपको बताया था बच्चों की वैसे प्रैक्टिकली बेटा कौन सी स्टेज को ट्रांसफर करते हैं वो फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, बट हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो आप बेटा फैलोपियन ट्यूब में
8 सेल वाली स्टेज को ट्रांसफर करते हो, राइट बच्चों, 8 सेल वाली को फैलोपियन में ट्रांसफर करते हो, क्योंकि बेटा अर्ली मॉड्यूला तक तुम्हें फैलोपियन ट्यूब में दिखता है, और अगर 16 सेल की बन जाए, लेट मॉड्यूला बन जाए, तो ऑब्वियसली उसे तुम्हें यूट्रस में ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि वो यूट्रस में दिखता है। उस ट्रांसफर को क्या बोलते हो? इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। फैलोपियन में 8 सेल स्टेज, मोर देन 8 बेटा ब्लास्टोमियर स्टेज विल बी ट्रांसफर्ड टू द इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, इट इज कॉल्ड एज इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, ठीक है। गिफ्ट में बेटा आप गिफ्ट ही दे रहे हो, गिफ्ट क्यों दे रहे हो? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मैंने तुमसे बेटा एक सवाल पूछा था, इसमें फीमेल गैमीट या मेल गैमीट को ट्रांसफर करते हो? तुमने बेटा काफी मूर्खतापूर्ण एक आंसर दिया था मुझे पिछली क्लास में, मैम मेल गैमीट को ट्रांसफर करते हैं। फिर बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करेंगे? इसमें हम फीमेल गैमीट ट्रांसफर करते हैं और एक ऐसी फीमेल के लिए ट्रांसफर करते हैं जो फीमेल गैमीट नहीं बना पा रही, बट बेटा वो बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के सारे कंडीशंस को प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो उसके लिए आप कौन सा प्रोसेस करते हैं? गिफ्ट का प्रोसेस करते हैं, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ओवम इज बीइंग ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द लेडी, ठीक है। फिर आप इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, यानी कि इसके केस में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी ना, क्योंकि आप गैमीट ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन देखोगे, राइट बच्चों। फिर आप बोल रहे हो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। भैया फिर तुम कहोगे कि यार मैम इसमें और इसमें फर्क क्या है? बहुत सारा फर्क है। देखो किस सिचुएशन में कौन सी ट्रीटमेंट कर रहे हो वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार। तो ये किस सिचुएशन में कर रहे हो यार? जब तुम नेचुरली ना स्पर्म को अलाउ करते हो ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए, वो उस कंडीशन में होता है जब स्पर्म आराम से मूव कर पा रहे हैं। अगर स्पर्म में मोटिलिटी ही नहीं है बच्चों, तो फिर तुम्हें डायरेक्टली नीडल के माध्यम से स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करना पड़ेगा। इससे बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। हालांकि इसमें बॉडी के बाहर ही तुम फर्टिलाइजेशन करवा रहे हो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मेल का अगर ओलिगोस्पर्मिया है यानी कि लो स्पर्म काउंट है या इनेबिलिटी है इरेक्शन की, मतलब नेचुरली वो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा, उस केस में उसके वजाइना में फीमेल के वजाइना में सीमन का डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहलाता है। अगर वही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन फीमेल के यूट्रस में डायरेक्टली किया जाए तो वो कहलाता है इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, IUI बेटा, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो बेटा एक बारी मेरे को बता दो, सुपर से भी ऊपर बेटा हो चुका है हमारा क्विक रिवीजन समाप्ति एक्सप्रेस। तो मेरे को अभी भी नॉर्मल जगह पे बच्चों तुम्हारा नहीं दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल जगह पे तुम्हारा चैट्स नहीं दिख रहा है, मेरे को ऐसे ही चैट्स दिख रहा है, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है, ऑल गुड। तो एक बारी दिल बना दो और फिर बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे बच्चों PYQ, और आप जेन्युइनली बेटा क्वेश्चंस का आंसर देंगे। देखो मेरे को इंप्रेस करने का तुम्हारा टारगेट नहीं है बेटा, ठीक है, तुम वैसे भी नहीं कर पाओगे बिना नंबर लाए इंप्रेस, ठीक है। दूसरी बात बेटा, तुम्हें सिर्फ अपने आप को इंप्रेस करना है और झूठ बोल के तो इंप्रेस नहीं करना है। सच्चाई ये होगी, मजा तुम्हें तब आएगा बेटा जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं चाहे तुम्हें कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, चाहे तुम बेटा कितनी भी जगह से PhD करके पढ़ लो, पर एट द एंड ऑफ द डे मैं चाहे कितना भी मोटिवेशन दे दूं, आपके टीचर्स आपको कितना भी मोटिवेट कर दें, हमारा फर्ज है, हम आपको करते भी हैं बेटा मोटिवेट, ठीक है, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। और वो किसी के शब्दों से ज्यादा ना बेटा, जो चीज आप कर रहे हो उस चीज में आप धीरे धीरे जब सक्सीड होते जाते हो ना, धीरे धीरे अच्छी चीजें होने लगती है, तो उससे आपको सबसे अच्छी मोटिवेशन मिलती है। तो आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो टेस्ट के मार्क्स हैं, आपके जो यहाँ पे मार्क्स हैं, वो आपके लिए सबसे अच्छे मोटिवेशन है, तो उसको अच्छे से जरूर करना, ठीक है। तो बेटा हम शुरू करेंगे। देखो 2023 में 2 बारी पेपर हुआ है, मणिपुर वाला एक अलग से पेपर हुआ है और नॉर्मल जो एक बारी पेपर हुआ है। अभी बेटा 6 तारीख को एक पेपर हुआ है ना मणिपुर वाला, तो मैंने दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूड किए और 2023 के दोनों पेपर में 3-3 क्वेश्चंस आए हैं। 3-3 क्वेश्चंस इस चैप्टर में इज अ बोनस फॉर यू गाइज। अगर इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपके लिए बोनस है, क्योंकि एकदम बोनस लाइक सवाल आते हैं, ठीक है। तो बेटा शुरू करते हैं 2023। मैं थोड़ा ना पोल ज्यादा देर के लिए कंडक्ट कर दूंगी ताकि आप लोगों तक ना पहुंच ही जाए, ठीक है, और थोड़ा टाइम वेस्ट होगा बट इट्स ओके बेटा, मैनेज करना पोल में आंसर देने के लिए, ठीक है। तो 2023 का बेटा पहला सवाल जो नॉर्मल वाला हुआ था आपका, 8 मई को था ना पेपर, डेट्स में कंफ्यूज ना हो रही, संडे को हुआ था। तो मैं बेटा क्या करती हूँ, आपका 60 सेकंड का पोल रखती हूँ, है ना, और आप लोगों के लिए ये छोड़ देती हूँ।
आप क्वेश्चन वैसे खुद से भी रीड कर सकते हो, है ना। मैं साइड हो जाती हूं, मैं आप लोग के लिए रीड भी कर लेती हूं। क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। पहले पोल आ जाता है तो मैं टाइम ज्यादा दे रही हूं ना, टाइम ज्यादा दे रही हूं, मैं तुम्हें टाइम ज्यादा दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोला है असर्शन और रीजन। असर्शन रीजन को सॉल्व कैसे करना है देख लो, ऑप्शन कौन सा होगा ये देख लो। पहला स्टेटमेंट कहता है एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है, हेल्थ वहां से कट गया है, दूसरा स्टेटमेंट कहता है बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स द इंक्रीज इमिनेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। तो इसमें से कौन सी चीज सही है? चलो मैं और थोड़ा टाइम दे दूंगी ताकि पोल पहले भी आ जाए ना, तो तुम्हारे पास ज्यादा देर के लिए अवेलेबल रहे, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम दे दूंगी, ठीक है। तो बेटा पहले तो मैं इसे भी सॉल्व करना चाहती हूँ, और पोल से मतलब नहीं है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। पहला स्टेटमेंट कहता है एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये बात बेटा बिल्कुल फॉल्स है। एमनियोसेंटेसिस जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए नहीं किया गया था, इस पर तो बैन किया गया है। ये आरसीएच का स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। पोल स्टॉप्ड, ठीक है। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स द इंक्रीज इमिनेंस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। बिल्कुल बेटा बैन कर दिया गया ताकि जो रिस्क होता है फीमेल फीटिसाइड होने का, जो एमनियोसेंटेसिस के बाद बढ़ रहा था, उसके रिस्क फैक्टर को आप कम कर सके, इसीलिए इंडिया में तो बैन ही कर दिया गया है उस चीज पर। तो ये वाला बिल्कुल एनसीईआरटी का है बेटा, कोई इधर उधर का क्वेश्चन तो नहीं आया है, तो आप कमेंट में भी आंसर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत, असर्शन गलत है, बट रीजन करेक्ट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पोल में भी देख लेते हैं एक बारी कितने प्रतिशत जनता ने सही आंसर दिया है। भाई प्लीज आंसर आ जाओ प्लीज। बेटा ये ऐसी बदतमीजियां अगर तुम करोगे मेरे को बहुत गुस्सा आएगा। ये क्या है बेटा, तुमने ये क्या, कैसे बेटा 30% लोगों ने ये आंसर दिया है, कैसे 30% लोगों ने ये आंसर दिया है? ये बहुत गलत बात है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। और ये भी क्या दे रहे हो, सिर्फ 43, बिलो 50%। गाना वाना नहीं मिलेगा तुम्हें, सही आंसर दो बेटा। रमशा, परेक्ष, कनिष्का, अयान एंड अखंड प्रताप सिंह, ये हमारे पोल के रिजल्ट्स हैं। चलो मैं अगला क्वेश्चन दे रही हूं, अगर पोल जल्दी आ जाए तो मैं और थोड़ी टाइम के लिए। अब पहला बेटा 2023, मैं एक काम करती हूँ 90 सेकंड्स का पोल देती हूँ ताकि पहले भी आ जाए तो आप ज्यादा देर के लिए सॉल्व कर पाओ, ठीक है। मैम पोल क्वेश्चन से पहले आ रहे हैं तो क्वेश्चन के बाद आंसर दो ना यार, मैं क्या करूं फिर, क्वेश्चन देने के बाद पोल शुरू कराऊं क्या? जल्दी जल्दी बात करो, मैंने 90 सेकंड्स का दिया है। मैं अगली बार ना इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी देर के बाद पोल स्टार्ट करूंगी, अभी पहले इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन के लिए कहता है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। चलो, वैसेक्टोमी, क्वाइटस इंटरप्टर, सर्वाइकल कैप एंड सहेली, कोई एक दूसरे का चीटिंग करके मत आंसर दो, ठीक है। तो बेटा देखो बहुत ही इजी है, बिल्कुल आउट ऑफ एनसीईआरटी आया हुआ है मजाक कर रही हूं। वैसेक्टोमी इज अ सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मेल्स में किया जाता है। क्वाइटस इंटरप्टस विड्रॉल मेथड होता है, हाईएस्ट फेलियर रेट, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सर्वाइकल कैप्स बेटा बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है जो फीमेल यूज करती है ना, वॉल्ड सर्वाइकल कैप, डायाफ्राम। और सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। डी का हो गया 1, डी का 1, ऑप्शन नंबर 4 ही तो है ना, डी का 1 है तो, है ना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है बच्चों, +4, ठीक है, करेक्ट है, यस। चलो ऑप्शन नंबर 4 शो रिजल्ट, चलो देखते हैं। ये बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस। उत्कर्ष, बाबूलाल, प्रनु, साक्षी एंड डॉक्टर सौरभ, वेरी गुड यार। 72% स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर। अब आप बेटा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करो। बेटा पेपर कहीं से भी पीडीएफ उठा के ली हो, इससे आपको क्या करना है बेटा, आप पढ़ाई करो। दूसरी बेटा इधर उधर जगह पे तुम्हारा दिशा भटकता है, कैसे बेटा तुम्हारा वो जो टारगेट है, वो कितनी स्टोरीज पढ़ते हो यार,
सही निशाने पे लगानी है। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 सेकेंड्स इसके लिए, ठीक है। चलो इधर उधर की चीजों पर ध्यान देने से अच्छा बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दो तो भला हो और अगले साल तुम्हारा सिलेक्शन हो। अगले साल रिजल्ट सेलिब्रेट करना है हमारे साथ कि नहीं करना है बच्चों? हाँ, मैं तो क्या ही बेटा तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगी, तुम बेटा सेलिब्रेट कर लेना, वही बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पोल फ्रीज कहां से हो गया? पोल कतई फ्रीज नहीं हुआ है। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग, और बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए तो उससे अच्छी बात, मतलब तुम दुआ करना कि भैया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से क्वेश्चन आए, क्योंकि अभी आप देखोगे जितनी बार एसटीडी से क्वेश्चन आया, इतना आसान क्वेश्चन आया, इतना आसान, और बार बार आया है। तुम टॉपिक्स में देखना कौन से टॉपिक की वेटेज है। कॉन्ट्रासेप्टिव से हमेशा क्वेश्चन आता है, खास करके आईयूडी से आगे तुम देखोगे, ठीक है, खास करके आईयूडी से, और एसटीडी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। गलती से गलत क्या हो जाता है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्योरेबल इफ ट्रीटेड एंड ट्रीटेड प्रॉपर्ली? ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, गोनोरिया, राइट बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। चलो शो रिजल्ट्स, शो रिजल्ट्स, शो रिजल्ट देखते हैं, देखते हैं। 73%, वेरी वेरी गुड। 73% वैसे वेरी गुड नहीं है बेटा, 90% अबव होना चाहिए, बट चलो चलेगा। यश हो गया, दार, बसेट, नितिन, नितिन, छोटा नितिन क्या होता है? छोटा नितिन ही है क्या तेरा नाम? उत्कर्ष एंड स्तुति, वेरी वेरी गुड बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हो गया नीट 2023 का ही, मणिपुर का जो हमने कराया था। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। आप करो, मैं पोल कंडक्ट करती हूं, ठीक है। चलो चलो 60 सेकेंड्स का ही करते हैं, 60 सेकेंड्स का ही करते हैं। मैच द लिस्ट बेटा, अगेन आपको मैच द फॉलोइंग करना है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, मल्टी लोड, रबर बैरियर, लिपेज लूप, LNG 20। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी बेटा इसमें से कौन सा है? लिपेज लूप। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इसमें से कौन सा है? मल्टी लोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इसमें से कौन सा है? LNG 20। एंड वॉल्ट क्या है बेटा? वॉल्ट एक तरीके का बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। तो डी का हो गया 1, डी का हो गया 1, सी का हो गया 4, सी का हो गया है, सी का हो गया, गलत कर रही हूं क्या मैं? अच्छा ये तो रहा ना, डी का 1 कैसे है? डी का 2 है। हाय राम, हाय राम, मैंने सोचा मैंने इतनी बड़ी ब्लेंडर कर दिया, अरे ये क्या कर रही हूं मैं। हाँ, डी का 2, डी का 2, सी का 4, बी का 1, मौत आ गई थी बेटा मेरे को, ए का 3, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। हमें मिल गए +4, चलो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों ने सही आंसर दिया है। बेटा कभी कभी ऐसा होता है मैच करके ना, यहाँ पे मौत आ जाती है, जैसे मेरे को आई। बेटा परफॉर्मेंस तुम्हारी गिरती जा रही है, क्या कर रहे हो? 70 से नीचे आ गए तुम, 90 से ऊपर जाओ बच्चों। सिद्धांत, लवकुश, कशिश, अराफत एंड मोमीन, वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी गुड। बेटा एक बात कहो, मैं साथ के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है ना? क्योंकि इतना तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस है नहीं, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है ना? तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको समझ तो आ ही रहा है, ठीक है। चलो अगला पोल कंडक्ट करते हैं। देखो अगेन 2023 में 2 बार अलग अलग पेपर हुआ, पर देखो क्वेश्चन सेम टू सेम ही आया, ऑलमोस्ट सेम टू सेम आया बेटा, ऑलमोस्ट। Which of the following sexually transmitted disease are completely curable? कौन से completely curable बेटा? क्या हेपेटाइटिस है completely curable? क्या जेनाइटल हर्पीज है completely curable? क्या HIV है completely curable? या साइफिलिस एंड ट्राइकोमोनियासिस आ गया ना? ट्राइकोमोनियासिस ऑफ कोर्स बेटा, इससे आसान क्वेश्चन अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो बेटा? एक्सेप्ट फॉर जेनाइटल हर्पीज, HIV से जो एड्स होता है ऑफ कोर्स, एंड क्या हेपेटाइटिस बी, ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं होते, बाकी तो सब होते हैं। तो बस आपके ये दोनों साइफिलिस एंड ट्राइकोमोनियासिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलो एक बारी पोल स्टॉप करेंगे, आने दो, पोल गलत आ रहा है।
अच्छा रुको, अभी मैं थोड़ी देर वेट करके पोल कराऊंगी, अभी मैं थोड़ी देर वेट करके पोल कराऊंगी। मेरे को ना इसीलिए अच्छा नहीं लगता बेटा पोल। मैम पोल ना 10 सेकंड बाद, यार कोई कह रहा है पोल जल्दी आता है, कोई कह रहा है पोल लेता है। एक तो ना मेरे से कैलकुलेशन तो गलती से करा मत लेना, क्योंकि मैं कैलकुलेट करने बैठूंगी ना मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मुझे पहले करानी चाहिए बाद में करानी चाहिए, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर 4 शो रिजल्ट, अभी देख लेते हैं बच्चों, अभी देख लेते हैं। 80%, वाओ वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। यार पोल को मारो गोली यार, तुम अपने इस पे करो ना यार, नॉर्मल चैट्स पे आंसर दो ना यार, मेरे को मत बेटा वो करो प्लीज, प्लीज मेरे को मत परेशान मत करो बेटा प्लीज। भावेश, दीपांशु, कमलेश, राहुल एंड आरुषि, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, ये 2023 का ही 2023 का ही है क्या? हाँ 2023 का ही मणिपुर वाला है, 2023 का बेटा मणिपुर वाला है। तो चलिए हम करते हैं बेटा पोल कंडक्ट, अब करते हैं पोल कंडक्ट, ठीक है। चलो हाँ चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Reproductive health refers to a total well-being in all aspects of reproduction. Amniocentesis is legally banned for sex determination in India. ठीक है। सहेली, a new oral contraceptive for female was developed. अरे यार क्या हुआ? पोल को मैंने बेटा एक्चुअली मिनिमाइज कर दिया था, आई एम सो सॉरी। पोल को मैंने मिनिमाइज कर दिया था यार, अब ठीक है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, सही बात। एमनियोसेंटेसिस लीगली बैन कर दिया है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इंडिया में, बिल्कुल सही बात। सहेली जो कि एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, वो डेवलप की गई थी इन कोलैबोरेशन विद आईसीएमआर, बिल्कुल गलत बात। एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड सर्वाइवेबिलिटी ऑफ फीटस, बिल्कुल जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए किया जाता है कि वो फ्यूचर में ढंग से सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। तो आपका ए बी एंड डी, ए बी एंड डी यानी ऑप्शन नंबर 1। चलो पोल स्टॉप, ऑप्शन नंबर 1 शो रिजल्ट्स। देख लेते हैं बच्चों, आई होप तुमने सही किया हो। वेरी गुड यार, 70%। ये तुम्हारे क्लास का रिजल्ट है, धीरे 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 करके इंप्रूव कर रहे हो। अपने क्लास का रिजल्ट भी एक बार देख लो, और इतना तुम्हारे ओवरऑल रिजल्ट आना इज अ गुड थिंग, ठीक है। इट इज अ नाइस थिंग, आई वोंट से इट इज बैड। अंसरिया, सिद्धांत, लवकुश, रोयान एंड आदर्श, वेरी नाइस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बेटा नीट 2022 का है, फिर से देख लो बेटा तुम, फिर से देख लो बेटा तुम, आपका मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैं पोल कंडक्ट कर दे रही हूं, ठीक है। आई होप कि आप पोल टाइम पे तुम्हारा आ जाए। आप क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद मैं पोल कंडक्ट करूंगी, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद मैं पोल कंडक्ट करूंगी। 2022 का मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। चलो स्टार्ट पोल। लिस्ट 1 में दिया हुआ है डायाफ्राम, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। तो बेटा डायाफ्राम क्या होते हैं? डायाफ्राम होते हैं बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय फीमेल। दे कवर द सर्विक्स बेटा, यानी कि ए का हो गया 4, ए का हो गया 4। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बेटा, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, लैक्टेशनल एमिनोरिया। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है इसलिए ओव्यूलेशन एब्सेंट होता है, यानी कि 3 और डी आपस में मैच कर रहे हैं, 3 और डी आपस में मैच कर रहे हैं, उसके अनुसार तो ये हो गया। बी का 1, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं वो ओव्यूलेशन को रोकते हैं और इम्प्लांटेशन को भी रोकते हैं। और आईयूडी बेटा फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करते हैं स्पर्म्स की विद इन द यूट्रस। कई बार बेटा मैंने आईयूडी के लिए आपको बताया, सवाल आता है, आप खुद ही देख रहे हो बेटा पेपर में, इस चैप्टर में से एसटीडी और कॉन्ट्रासेप्टिव से भर के सवाल आता है, ठीक है। तो आंसर हो गया मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3। मैंने गलत मार्क किया है क्या? मैंने गलत मार्क किया है? डी का क्या है? 3 तो है, 3 तो है। हाँ चलो एक बार देख लेते हैं आंसर। पोल स्टॉप्ड, आंसर हो गया 3, शो रिजल्ट। हाय राम जी, वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड बच्चा पार्टी, 71%, ठीक है। 71%। सुदीप्ता, श्रेया, अर्चना, साहिल एंड पराशर एंड नादिया, वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया है तुम बोल रहे हो? तो करेक्ट ही तो बोला है ना, तो ए बी एंड डी करेक्ट ही तो है यार, कैसी बातें कर रहे हो। चलो नीट 2022 का
नीट 2022 का अगला सवाल बेटा, इसे तुम सॉल्व करो, इसे तुम सॉल्व करो। युगल यार चैट्स नहीं चल रही है, हाँ इसे सॉल्व करो, मैं पोल अभी कंडक्ट कर रही हूँ, ठीक है। चलो बहुत स्लो चल रहा है इसमें। चलो नीट 2022 का अगला सवाल, स्टार्ट पोल। अरे आप पोल बिल्कुल ठीक आ रहा है, अब मैं देख के कर रही हूँ, मेरा जो स्क्रीन है वो जिस टाइम पे बेटा इस क्वेश्चन को शो कर रहा है मैं उसी टाइम पे पोल क्रिएट कर रही हूँ। कैसी बातें कर रहे हो। चलो हाँ हाँ ये सही है, बट यार इससे मैं अपनी शक्ल नहीं देख पाऊंगी ना कि स्क्रीन और ये वो। लिपेज लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड इन, ठीक है। तो लिपेज लूप जो देखो फिर से कॉन्ट्रासेप्टिव से आया, फिर से बेटा आईयूडी से आया। लिपेज लूप जो होता है ये क्या है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, सर्वाइकल बैरियर वॉल्ट, नॉन मेडिकेटेड। एक ही एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये परफेक्ट है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखते हैं बेटा, अब तुम्हारी क्लास में अब बेटा 70% तक पहुंच गए हो तुम, काफी सारे क्वेश्चंस में तुमने 70% जनता ने सही आंसर दिया है। इट्स ओके बेटा, पोल करा लेने चाहिए ना कभी कभी, कोई बात नहीं, मैं बोल तो रही हूँ। अब मेरे से नाराज मत होना कि मैम ये टाइम वेस्ट और ये और वो, ठीक है। मेरे को यहाँ से बोला जाता है पोल कराओ, तुम मेरे को बोल रहे हो पोल मत कराओ। 76% स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। ये थैंक यू इसीलिए क्योंकि पढ़ाने का मजा तो तभी आता है जब बच्चा अच्छा रिजल्ट लेके आता है, ठीक है। असलियत तो यही है ना। पढ़ा दूं मैं बेटा और तुम रिजल्ट ना लेके आओ, फिर फायदा क्या है। हालांकि वो तुम्हारी पढ़ाई पे डिपेंड करेगा। उत्कर्ष अवस्थी, मंजीत, अंश, निखिल एंड सोहम, वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी नाइस। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जब तक आप सवाल पढ़ोगे तब तक फिर पोल क्रिएट करूंगी मैं। अगेन बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव से क्वेश्चन आया हुआ है, नीट 2021, नीट 2021 पोल आए या ना आए बेटा आंसर देना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो पोल क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का, बहुत ही बढ़िया। मैम ये चैप्टर इजी था। अरे बेटा चैप्टर तुम्हें इसलिए इजी लग रहा है क्योंकि तुमसे सही क्वेश्चंस बन रहे हैं, वरना बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव में लोगों को मौत आ जाती है। कह रहा है चैप्टर मतलब बेटा तो क्या लेके मानोगे तुम, कभी सेटिस्फाई हो सकते हो जिंदगी में। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, चैप्टर ईजी था। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, टीचर खराब था, ठीक है। तुम्हारे पास हर चीज का आंसर है ना नलायक। हाँ चैप्टर इजी था मैम, अब हमसे क्वेश्चन बन रहे हो तो हमें लग रहा है ये चैप्टर इजी था। रुको अभी एनटीए से बोलते हैं डिफिकल्ट बनाओ भाई थोड़ा सा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम आईयूडी, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम आईयूडी 2021। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, लेव्यूनॉर गेस्ट्रॉल 20 इज एन एग्जांपल ऑफ बेटा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। यस एवरीवन, यस एवरीवन, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन पोल मेरे को स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 कितने लोगों ने आंसर दिया है। मैं अभी 45 सेकंड का दूंगी, ठीक है। चलो 73% स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तीर्थराज, मेधाज, अनिमेश, आयान एंड स्वप्नेंदु, वेरी वेरी गुड यार, वेरी वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन बेटा, वेनीरियल डिजीजेस कैन स्प्रेड थ्रू। तो मैं पहले पोल को स्टॉप करके अभी मैं 10 सेकंड वेट करती हूँ, आप क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर दो। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं अभी पोल क्रिएट करती हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम दो फिर मैं पोल क्रिएट करती हूँ। आज तो लग रहा है काफी टाइम हमारा इसी में गया, पीवाईक्यू में। चलो चलो फटाफट से सॉल्व करो। वेनीरियल डिजीजेस यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। स्टेराइल नीडल यूज करने से बेटा कोई भी वेनीरियल डिजीज नहीं फैलती है। स्टेराइल नहीं बल्कि इन्फेक्टेड अगर हो तो, स्टेराइल तो अच्छी बात है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इससे कई सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैल सकती है। आपने एनसीईआरटी में देखा था, है ना। तो कंटामिनेटेड ब्लड से फैलती है, जैसे कि आपने एड्स के बारे में ही देखा। इन्फेक्टेड मदर से फीटस को भी हो सकता है, किसिंग से नहीं होता है, जेनेटिकल नहीं होता है बेटा, इनहेरिटेंस नहीं होता है। इन्फेक्टेड ब्लड से हो सकता है, सिरिंज से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिशन हो सकता है, बट नॉट जेनेटिकल। बी एंड सी, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो आप ही क्या कर रहे हो बेटा, बी एन सी, बी एन सी, बी एन सी, ऑप्शन नंबर 3,
ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर 3 कितने बच्चों ने आंसर दिया है? ठीक है, ये क्या हो गया, ए क्यों आंसर दे रहे हो? ओ माय गॉड, तुमने बेटा ये स्टेराइल नीडल को तुमने इन्फेक्टेड नीडल सोचा कि नहीं? सही बताओ, तुमने स्टेराइल को वो सोचा ना, इन्फेक्टेड सोचा या नहीं? इसीलिए तुमने ए आंसर दिया ना। कई बच्चों ने, तुमने ए को भी इसीलिए इंक्लूड किया है क्योंकि तुमने ये सोचा ना स्टेराइल की जगह इन्फेक्टेड। सही, सच सच बताओ, क्योंकि हम अपने दिमाग में सोचते हैं, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन का आंसर भी तो नहीं है कि पोल गलत आ गया हो, पिछले क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए थोड़ी था। सच्ची ना, है ना? देखा, क्योंकि बहुत सारी, चलो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसी गलतियां होनी चाहिए ताकि पेपर में ना बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस रहो और ध्यान दो कि भाई ये स्टेराइल दिया है, ये इन्फेक्टेड नहीं दिया है। इसीलिए 60% बच्चों ने इसे स्टेराइल पढ़ने की जगह अपने ही मन में सोच लिया कि इन्फेक्टेड ही रहेंगे ये तो। ठीक है, चलो, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन फॉर यू गाइस, पर आप लोगों ने बेटा इसमें शगुन किया है। प्रांशु, अयान, रामलाल, अरे भाई, अक्षरा एंड मेदराज, वेरी वेरी गुड। चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं 2021 का। अब बेटा मैं पोल्स, लास्ट पोल क्रिएट कर रही हूँ, इसके बाद और पोल नहीं क्रिएट करूंगी, उसके बाद नॉर्मल तरीके से करेंगे, क्योंकि बेटा फिर ना, अच्छा, और 4 ही सवाल बचे हैं, इसके अलावा कर ही लेंगे, 4 ही बचे हैं। ठीक है, चलो चलो लेट्स सी बेटा 2021 का अगला सवाल, 2021 का अगला सवाल। हाँ, अरे कई लोगों ने सही दिया होगा, कई लोगों ने नहीं दिया होगा ना। चलो, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, वॉल्ट, आईयूडी, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। बहुत ही आसान मैच करना है आप लोगों को। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी, क्या किसको कट करके बेटा रिमूव कर रहे हो? फैलोपियन ट्यूब को। डी का हो गया 4, और कौन सा ऑप्शन चाहिए बेटा? देखो, इतना आसान ऑप्शन आप लोग के पास रख दिया, ऑप्शन नंबर 2, और क्या ही चाहिए आपको? ठीक है, तो ट्यूबेक्टोमी, डी का हो गया 4, सी का हो गया 2, वैस डिफरेंस का रिमूवल, आईयूडी, फैगोसाइटोसिस। आप एक बार क्वेश्चंस का रिपीटेशन देखो कि कितना ज्यादा रिपीट हो रहा है, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन कितना ज्यादा रिपीट हो रहा है, आप एक बार देखो। ठीक है, स्टॉप कर दिया पोल, ऑप्शन नंबर 2 देखा, एक बार देखते हैं। एक ही पैटर्न पे बेटा क्वेश्चंस, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो फिर से सही हो गया ना, वो तुम लोगों ने बेटा गलत आंसर दिया था, तुम लोगों ने स्टेराइल को तुमने इन्फेक्टेड पढ़ लिया। ये देखो कितना सही आंसर दिया, 76% बच्चों ने सही आंसर दिया है, और अंश, उत्कर्ष, शिखर, सुजल, पीयूष ने लीडर बोर्ड में आपको दिख रहे हैं। आसान सा सवाल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अब बेटा नीट 2020 का आपको 2 सवाल दिख रहा है, फिर नीट 2019 का आपको 2 सवाल दिखेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा आप आंसर दीजिए। चलिए हम कराते हैं बेटा वापस से पोल। ठीक है, अरे नो पोल बेटा, ऐसे मत करो यार। चलो अब मैं इस 2020 के बाद और पोल नहीं कराऊंगी। ठीक है, 2020 के बाद और पोल नहीं कराऊंगी, ये लास्ट आप लोगों के लिए पोल है। ठीक है, चलो, Which of the following technique embryos are transferred to assist those female who cannot conceive? बोला किसको ट्रांसफर किया है? एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया है, और ऐसी फीमेल के लिए आपने एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया है जो कंसीव नहीं कर सकती, जो कंसीव नहीं कर सकती। ठीक है, तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हो तो बेटा गिफ्ट तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि गिफ्ट में तो आप गैमीट को ट्रांसफर करते हो। ठीक है, गिफ्ट में तो आप गैमीट को ट्रांसफर करते हो। अब जिफ्ट और इंट्रा, देखो आईसीएसआई तो किसके लिए किया था? आईसीएसआई तो आपने उनके लिए किया था जो मेल में प्रॉब्लम होती है, ये उन फीमेल्स के लिए थोड़ी किया है जिन फीमेल्स में कंसीव करने की प्रॉब्लम है, ये तो उनके लिए किया था जिसमें मेल्स में प्रॉब्लम होती थी। यानी कि जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर करोगे या यूट्रस में एम्ब्रियो को ट्रांसफर करोगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका सही आंसर। और देख लेते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों ने सही आंसर दिया है, क्योंकि गिफ्ट में गैमीट ट्रांसफर कर रहे हो, जिफ्ट में जाइगोट, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये बहुत ही बेटा गंदी बात है। 30% लोगों ने ऑप्शन सी आंसर दिया है। बेटा गैमीट गिफ्ट किसमें करते हो? ऐसी फीमेल के लिए करते हो जो कंसीव नहीं कर सकती। क्या वो तो कंसीव कर सकती थी ना, गिफ्ट वाली, उसको तो सिर्फ गैमीट चाहिए था, वो तो कंसीव कर सकती है अपने अंदर। भाई तुम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर रहे हो, गिफ्ट में कब से तुमने एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया? बहुत गंदी बात है बेटा। दर, बाशित, रितेश, उत्कर्ष, सुहानी एंड अरीब लीडर बोर्ड के बच्चे हैं।
अब बेटा अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ी देर के बाद, बाई मिस्टेक क्लिक क्या होता है? बाई मिस्टेक बेटा तुम उसमें भी OMR में भी गलत भर देना, बाई मिस्टेक गलत बात है यार। सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें से ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन से हैं? ये लास्ट बार पोल क्रिएट कर रही हूँ, इसके बाद पोल नहीं क्रिएट करूंगी, ठीक है? चलो 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 यार, जल्दी जल्दी जल्दी, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, चलो स्टार्ट करते हैं हम ये पोल। सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कैंसर, एड्स, गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, गोनोरिया, मलेरिया, एक्चुअल में पता है बेटा ये 2 चैप्टर का मिक्स करके क्वेश्चन आया है, जो चैप्टर आप अभी पढ़ने वाले हो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसमें आप पढ़ोगे, लेकिन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो, गोनोरिया, साइफिलिस एंड जेनाइटल हर्पीस, ठीक है? आप मलेरिया के बारे में इस आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि वो प्रोटोजोअल डिजीज होता है, फाइलेरिया हेलमिंथ होता है, तो आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे, बट वैसे भी आंसर दे सकते थे क्योंकि तुमने एसटीडीज के बारे में पढ़ लिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर। हम स्टॉप कर देते हैं पोल, ऑप्शन नंबर 2 कर देते हैं आंसर, सेलेक्ट कर देते हैं पोल, देखते हैं 85% एसटीडी में तो बेटा तुम लोगों ने एकदम गजब आंसर दिया है, ठीक है? तो हम, अरे यार लीडर बोर्ड तो मैं देखना ही भूल गई, आई एम सो सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, मैं लीडर बोर्ड देखना भूल गई। और बेटा आखिरी 2 सवाल रहे आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर, और आप मेरे को कमेंट्स में ही आंसर देना, अब मैं पोल नहीं क्रिएट कर रही हूं। 2019 का अगेन बेटा क्वेश्चन आया है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है? सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, वॉल्ट इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नहीं है, मल्टीलोड 37, अच्छा हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है, लिपेज लूप नॉन मेडिकेटेड है, कॉपर रिलीजिंग है, प्रोजेस्टा सर्ट एंड LNG 20 हमें मिल चुके हैं 4 नंबर। और बेटा आखिरी सवाल ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, कौन सा कंप्लीटली क्योरेबल, कौन सा नॉट कंप्लीटली, कौन सा कंप्लीटली, कौन सा नॉन कंप्लीटली, बस यही 2 सवाल बनते हैं इसमें से। तो कौन सा नॉट कंप्लीटली क्योरेबल, ऑप्शन नंबर 3। मेरा मुंह दर्द हो गया बेटा, 45 मिनट्स तक मैंने लगातार ऐसे ही बोला है बिना ब्रेक लिए, ठीक है? चलो हमें मिल गया है बेटा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। और इसी के साथ बेटा समाप्ति होती है किसकी? इसी के साथ समाप्ति होती है आप लोगों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के PYQs की। तो मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बहुत ही प्यारे बच्चे बताएंगे कि कैसा लगा PYQ सॉल्व करके। अगर कोई भी नालायक बच्चा ये बोलता है ना कि चैप्टर इजी था बेटा, ठीक है बोलते रहो बेटा, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो तुम्हें क्या ही बोल सकती हूँ, बोलो, ठीक है? मैं तो सिर्फ ये बोल सकती हूँ चैप्टर इजी तभी लगता है बेटा जब आप पढ़ाई करते हो। अभी तुम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ोगे ना और अगला चैप्टर उसके पढ़ोगे ना, तो तुम्हें ये चैप्टर भूल जाएगा, फिर कहोगे ये चैप्टर डिफिकल्ट था। तो आसान या डिफिकल्ट सिर्फ इस बेसिस पर होता है कि तुमने कितने अच्छे से पढ़ा और तुम्हें कितने अच्छे से समझ में आया। यस डेफिनेटली बेटा कुछ चैप्टर्स कंपेरेटिवली आसान होते हैं, कंपेरेटिव, बट ये वैसा चैप्टर नहीं है, इसमें भर के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें भर के कॉन्सेप्ट्स है, कतई वैसा चैप्टर नहीं है जो बहुत आसान हो। ये छोटा चैप्टर हो सकता है बट आप इसको आसान इसलिए बोल रहे हैं जो भी बच्चे, क्योंकि आपको वो समझ में अच्छे से आया है, ठीक है? तो आई होप कि सिर्फ तुम्हारे बहुत कम क्वेश्चंस गलत हुए होंगे। आई होप कि एक वो वाला क्वेश्चन स्टेराइल नीडल वाला जो तुमने किया वैसी गलतियां तुम कभी ना करो, ठीक है? ठीक है, मजा आया, ठीक है? और इसी पॉजिटिविटी के साथ में हर चैप्टर को आपने पढ़ना है। और आज हम नया चैप्टर अभी स्टार्ट करने वाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ये बड़ा चैप्टर है, इट इज एज बिग एज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन बड़ा था वैसे ये भी बड़ा है, बट इट इज अगेन अ ब्यूटीफुल चैप्टर। ये भी बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपने आंसर दे ही दिया है, कमेंट में भी मुझे आंसर दे देना कि कितना तुम लोग का सपोला आर्मी जिंदाबाद कर रहा है। आज तो सपोला आर्मी ने सच्ची बेटा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। जो पोल के थ्रू मुझे तुम्हारा रिजल्ट दिखा वो तो अच्छा ही दिखा, बाकी चीटिंग करके दे रहे थे तो मैं नहीं कह सकती, पर मैं तुम पे विश्वास करती हूँ कि तुमने चीटिंग करके नहीं दिया होगा, ठीक है? हाँ चलो अब बच्चा पार्टी शुरू करते हैं न्यू चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस विद फुल जोश एंड फुल एनर्जी, ठीक है? शुरू करो बेटा, एक नया पेज निकालो। और पहले मैं आपको ये बताऊंगी एज यूजुअल कि हम इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, बट कैसे डिवीजन करने वाले हैं इसको पढ़ने के लिए, जैसा हम हर साल पढ़ते हैं, ठीक है ना? अभी पहले तो तुम बेटा सबसे पहले जो हम बचपन में करते हैं, सबसे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आप चैप्टर का नाम डालते हैं। तो बेटा मैं भी थोड़ा सुंदर लिखने की कोशिश करती हूँ,
ठीक है। इतना सुंदर तो मैं नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि उतनी भी खूबसूरत मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, बट कोई नहीं। ह्यूमन हेल्थ। मेरे कुछ फ्रेंड्स होते थे जो बहुत बेटा स्टाइलिश, सुंदर नहीं, बहुत ही स्टाइलिश लिखते थे, ठीक है। मेरे को लगता था यार कैसे लिख लेते हैं यार ह्यूमन हेल्थ एंड, बहुत मेरे को वो लगता था, बहुत कोशिश करती थी कि मैं वैसा लिखूं, पर बेटा मैं इतना गंदा लिख देती थी ना उस चक्कर में कि मैं नॉर्मल लिखती ना तो ज्यादा बेटर लिखती। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, दिस इज द चैप्टर, न्यू चैप्टर, ठीक है। ठीक है, यस एवरीवन। अरे बेटा इशिता, मैम कैन आई कंटिन्यू फ्रॉम दिस चैप्टर एज आई हैव बैकलॉग ऑफ प्रीवियस? Absolutely, you can start with a new fresh chapter, but कुछ टॉपिक्स बेटा कभी कभी एक आधा पीछे चैप्टर से कनेक्टेड होते हैं, बट इसमें ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। आप डेफिनेटली इससे फ्रेश शुरुआत कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके बैकलॉग है तो सिर्फ ये बोलो मत कि उसका मैम हमारे पास बैकलॉग है, क्या मैं इससे शुरू करूंगी। आप बैकलॉग को कवर करो बेटा, क्योंकि जून खत्म हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर सिलेबस खत्म हो जाएगा, और सिलेबस देखते देखते खत्म होके तुम्हारा नीट एग्जाम आएगा। तो बैकलॉग को जितनी जल्दी कवर कर सको, तुम्हारे सर से बोझ बेटा उतनी ही जल्दी उतरेगा, ठीक है। यस, बहुत ही शानदार। अब बेटा अगेन इस चैप्टर से भी आप हर चैप्टर की ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज मान के चलो। अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इससे भी 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बड़ा चैप्टर है लेकिन आते 2-3 सवाल। अभी बेटा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ना बहुत ज्यादा रिसेंट ईयर में ज्यादा आने लगे हैं। हालांकि देखो दो तो आते थे, 1 से 2 सवाल तो आता ही था, लेकिन अभी 3-3 भी आने लग गए हैं ना। तो ह्यूमन रिप्रो का भी वही वेटेज रहा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी वही रहा, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का भी वही वेटेज है, ठीक है। एक आपका जूलॉजी का चैप्टर है जो बॉटनी जूलॉजी में डिवाइडेड होता है, स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। उससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, कभी आते भी हैं कभी नहीं भी आते हैं। अदरवाइज सारे चैप्टर्स का वेटेज ऑलमोस्ट सेम ही है। बायोटेक का भी वेटेज बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। बट मैं कहती हूँ जिस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आए वो आपके लिए बेटा अभी वेटेज वाइज अच्छा है। आप कोई बेटा ऐसे कगार पे नहीं बैठे हैं कि कल ही नीट का एग्जाम है तो कौन सा चैप्टर छोड़ दूं मैम, किसका वेटेज कम है आप बता दो तो नहीं पढ़ेंगे। आप अभी जिस फेज में हैं आप सारे चैप्टर्स को इक्वली वेटेज, इक्वल तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं और हम एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ेंगे। हालांकि मैं एनसीईआरटी आपका साथ के साथ कवर करती हूँ, लेकिन बेटा इस चैप्टर में ना हम इम्यूनिटी वाला पार्ट पहले पढ़ेंगे और डिजीज वाला पार्ट बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो है ना बेटा डिजीजेस वाला पार्ट जो है, कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग, वो पहले दिया हुआ है, तो हम लेकिन उसे बाद में पढ़ेंगे। हम बहुत इंटरेस्टिंग वाले पार्ट से, डिजीजेस वाला पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड यू विल लव डिजीजेस वाला पार्ट। मैं जिस तरीके से आपको बेटा टेबल के फॉर्म में चीज़ों को बताऊंगी आपको अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो वो हम डिजीजेस वाला पार्ट बाद में करेंगे, कॉमन डिजीजेस वाला हम पहले इम्यूनिटी से शुरू करेंगे। हम इम्यूनिटी के साथ साथ में हम इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इसके साथ में दी हुई है, यानी कि इम्यूनिटी के साथ में टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एलर्जीज, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इम्यूनिटी वाला सारा पार्ट हम सबसे पहले कवर करेंगे, फिर हम कॉमन डिजीजेस पे आएंगे, ठीक है। हम पहले इम्यूनिटी से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लेंगे, फिर बेटा हम किस पे आएंगे, हम कॉमन डिजीजेस पे आएंगे। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कॉमन डिजीजेस में बेटा आपके पास बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल, हेलमिंथ, ये सारी डिजीज को पढ़ेंगे, जिसमें आप मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक्स्ट्रा ज्ञान बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है बेटा, जो आपके काम का है सिर्फ उतना ही पढ़ोगे एज यूजुअल। इसके बाद इस चैप्टर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चंक है, जिस चंक से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं रिसेंट ईयर में, एंड दैट इज बेटा ड्रग्स वाले पार्ट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप देखोगे बहुत ज्यादा ड्रग्स वाला जो है एक हॉटस्पॉट बना हुआ है टॉपिक, तो ड्रग्स एंड अल्कोहल्स वाला टॉपिक हम लास्ट में पढ़ेंगे। आपको लग रहा होगा अभी बैठे बैठे मेरे को ड्रग्स के बारे में बहुत कुछ पता है, बट एक्चुअल में आपको नहीं पता होगा, क्योंकि जब आपको वो टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे ना तो आपको एकदम मौत आएगी कि अच्छा ये है मैम, ये किसके साथ बाइंड करता है। बट हम बेटा आपके लिए हैं और आपके टॉपिक्स को ईजी बनाने के लिए एक तरीके से पढ़ोगे तो बिल्कुल मौत नहीं आएगी, ठीक है। अब शुरू करें बच्चों, यस, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा टॉपिक ऑफ इम्यूनिटी, आप हेडिंग डालेंगे इम्यूनिटी, और आप सबसे पहले मेरे को बताएंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूनिटी। अगर आप
बेसिक बेटा इम्यूनिटी को समझना चाहे तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों कि इम्यूनिटी क्या है। और इम्यूनिटी आज के टाइम पे नॉन साइंस स्टूडेंट को भी पूछोगे ना, मम्मी पापा को भी पूछोगे अगर वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, और किसी भी ऐसे बंदे से जो साइंस बैकग्राउंड का नहीं है, रिसेंट ईयर में कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी, ये पियो तो इम्यूनिटी बढ़ेगा, वो पियो तो इम्यूनिटी बढ़ेगा, ऐसे रहो तो इम्यूनिटी बढ़ेगा, अरे एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि इम्यूनिटी का टॉपिक इतना ज़्यादा छाया हुआ था बिकॉज ऑफ दिस डेंजरस कोविड, है ना। तो उसके बाद से इम्यूनिटी के बारे में लोगों को ऑफकोर्स पता चलने लग गया। और अगर आप किसी भी आम आदमी से पूछोगे कि इम्यूनिटी का मतलब क्या है, तो वो बेसिक तो बातें बता ही देगा। एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म आपके बॉडी का, बिल्कुल सही, डिफेंस मैकेनिज्म, रेजिस्टेंस, बीमारी से फाइट करने का, एनर्जी, अच्छा, फाइट विद द वायरस, डिफेंस सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। देखो यार, आप जानते हो, आपने ये बचपन में एक यार कोई एक चैप्टर था ना जिसमें बोलते थे कि हाथ अगर आप देखोगे तो हाथों में कितने सारे बैक्टीरिया है। एक चैप्टर की लाइन इससे शुरू होती थी कि इफ यू सी देन योर हैंड हैज हैंडफुल ऑफ बेटा डिजीज कॉजिंग पैथोजन। आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं उस हवा में भी कई सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स है, जो बीमारी फैलाने वाले कीटाणु हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होने के बाद भी आपकी बॉडी में या आपको हर बार बीमारी नहीं होती है, कभी कभार हो जाती है बट हर बार बीमारी नहीं होती है। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी जो आपकी रक्षा कर रही है। लेकिन बेटा हमेशा तो ऐसा नहीं होता कि आपकी जो रक्षा करने वाली आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम है आपकी हमेशा रक्षा कर पाए। जब आप वीक हो जाओगे, और इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने का मतलब ये है बेटा कि आप किस तरीके से अपनी बॉडी में, ऑफ कोर्स इम्यूनिटी बूस्ट करने का मतलब होता है या स्ट्रेस अपना कम रखो, लाइफस्टाइल अपनी अच्छी रखो। इंसान बीमार कब पड़ता है? आपने देखा है हेल्थ आपका कब इंपैक्ट करता है? हेल्थ आपका तब इंपैक्ट करता है भाई जब आपकी लाइफ ही बिल्कुल लेजी लाइफस्टाइल हो। अभी तुम इतने छोटे छोटे हो, लेकिन अगर तुमसे कोई, मतलब देखो कोई तुम्हें नहीं बोल रहा है कि तुम मैराथन जीत के आ जाओ, बट यार बेसिक बॉडी की मूवमेंट, बॉडी में बेटा हार्ट की पंपिंग तो ढंग से होनी चाहिए। या थोड़ा बहुत वॉक कर लिया करो, है ना, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला लिया करो, या थोड़ा बहुत योगा कर लिया करो, या तो आने वाले टाइम पे, चलो अभी तुम पढ़ाई लिखाई करो, बहुत व्यस्त रहते होगे, लेकिन अपनी लाइफ में बेटा थोड़ा बहुत इन चीज में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जब आप खाने की बात करते हो ना, और देखो बेटा चाहे मैं कितना भी ज्ञान दे दूं ना तुम्हें, लेकिन तुम जब बड़े हो जाओगे ना और तो तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन होगी, क्योंकि किसी के बताने से, क्योंकि बेटा जब मैं भी तुम्हारे टाइम पे थी तो मेरे को भी ऐसा लगता था क्या बकवास बात, अच्छा मैम कह रही हैं अच्छा खाने के लिए, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल, हम तो जंक ही खाएंगे। देखो कभी कभार वंस इन अ वाइल खाना नॉट अ प्रॉब्लम है यार, सब खाते हैं, किसी ने ये नहीं बोला है कि तुम यार मैगी मत खाओ, तुम मोमोज मत खाओ, गोलगप्पे सब खाओ यार, लेकिन बात यह है कि पोर्शन साइज कंट्रोल, हेल्दी एक लाइफस्टाइल होती है तो बीमार कम पड़ता है बंदा। आप अच्छा खाओगे तो अच्छा ही रिफ्लेक्ट करेगा बॉडी में। तो ये सारी चीजें बेसिकली बेटा, स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, तो तुम्हारा ना बॉडी बेटा फाइट ही नहीं कर पाएगा यार किसी भी बीमारी के अगेंस्ट में। तो बोलते हैं ना टेंशन नहीं लेने का, है ना, टेंशन कम करो तो बॉडी फाइट कर पाएगी। मन की एक विल पावर होती है ना। बेसिकली अगर मैं बेटा इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम को बेटा, इम्यून सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये इम्यून सिस्टम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो तुम्हारी बॉडी को डिजीज कॉजिंग पैथोजन से बचा रहा है। एक लाइन में मैं इम्यूनिटी के बारे में लिख दे रही हूं, ठीक है। अब बेटा इम्यूनिटी अलग अलग टाइप की होती है, एक जिसे आप इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, एक जिसे आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिसने यहाँ के बेसिक्स को मिस किया बेटा उसको आगे बिल्कुल ही मौत आएगी, तो बेसिक्स को बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। पहले मैं इम्यूनिटी की डेफिनेशन लिख रही हूँ, फिर मैं आपको दो टाइप की मेजर इम्यूनिटी बताऊंगी, एक जो आपके पास जन्म से होती है और एक जो बेटा आप जन्म के बाद एक्वायर करते हैं धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं बेटा, इम्यूनिटी की डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, एबिलिटी ऑफ द बॉडी, एक तो बोर्ड को सबसे पहले मौत आती है, बॉडी टू फाइट द डिजीज causing agents,
तुम्हारी क्लास में ना समय का पता ही नहीं चलता, अभी तुम्हारी क्लास में 1 घंटा हो चुका है ना। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, तो एक तुम्हारे पास एक एबिलिटी है, एक डिफेंस सिस्टम है ना। अगर तुम एनसीईआरटी की रीडिंग करो तो मैं थोड़ा सा ना इम्यूनिटी वाला ना एक बारी खोल के देखो बेटा, 7.2 टेबल है मेरे पास, तो तुम एक बारी देख लो कि तुम्हारे पास कौन से पेज नंबर में है, एक ही लाइन में लिख लो, एक ही लाइन में लिख लो, ठीक है। चलो, कभी कभी तो तुम बीमार पड़ ही जाओगे, क्योंकि जब तुम्हारी इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगी तो तुम बीमार पड़ जाओगे, लेकिन कैसे तुम्हारी अलग अलग इम्यूनिटी काम करती है और कैसे डेवलप होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। यस, एक बार ये एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं, जो एनसीईआरटी में ये बोला है दैट एवरी डे वी आर एक्सपोज्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट्स मतलब जो इन्फेक्शन कॉज कर सके वो इन्फेक्शियस एजेंट्स है। 135 और 159, एक बोल रहा है 150 या 159 और एक बोल रहे हैं 134, ठीक है। देख लो आपके पास कौन से पेज नंबर में है, 134, 135 एंड 159, ठीक है, या 150 देख लो यार, ठीक है। हाँ देखो, however only a few of these exposures result in disease, बोला हम हर दिन बहुत सारे मल्टीपल बेटा डिजीज कॉजिंग पैथोजन से एक्सपोज रहते हैं, बट हम बीमार बहुत कम पड़ते हैं। ऐसा क्यों? वाई? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द फॉरेन एजेंट्स। ऐसा इसीलिए क्योंकि बॉडी खुद ब खुद बेटा इन प्रॉब्लमैटिक डिजीज कॉजिंग एजेंट से फाइट करने में केपेबल होती है। And the overall ability of the host to find the disease causing organism conferred by the immune system is called as immunity। मैं पहली बात तो ये बता देती हूँ, होस्ट कौन है? होस्ट हो आप, होस्ट आप हो, तो ओवरऑल इम्यूनिटी जो आपके होस्ट की होती है या ओवरऑल एबिलिटी जो होस्ट की होती है फाइट करने की, वो कौन प्रोवाइड करती है? कन्फर्ड बाय मतलब प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, इम्यून सिस्टम, और उसको बोलते हैं क्या है? इम्यूनिटी। एंड इम्यूनिटी इज ऑफ 2 टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सबसे पहले एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बेटा इनेट इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी को समझेंगे। बहुत ही सुपर्ब बेटा चीज है इनेट और एडाप्टिव, आपको मजा आ जाएगा समझने में। इम्यूनिटी इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, आपका भी होगा फ्यूचर में जब डॉक्टर बनेंगे, या आप कुछ और भी बेटा, आप किसी भी नॉर्मल भी अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं ना और मास्टर्स करते हैं, तो आप अगर जूलॉजी में रहता है आपका, तो आप इम्यूनिटी का एक पूरा मतलब बुक भी पढ़ेंगे, आपका एक सब्जेक्ट भी इम्यूनिटी होगा। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्रॉड टॉपिक। लेकिन यहाँ पे हम बेटा पीएचडी तो नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ेंगे? इम्यूनिटी का जो बेसिक्स आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जानना है। तो एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाओ, बहुत ज्यादा हमें लिखना नहीं है। और इम्यूनिटी को हम बेटा 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, एक जिसे आप क्या बोल रहे हो बच्चों? इनेट इम्यूनिटी, और एक बच्चों जिसे आप क्या बोल रहे हो? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो अरे नंबर 1 इनेट इम्यूनिटी, एंड नंबर 2 एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बेटा पहले तो मेरी एक बात सुन लो, हालांकि अब तुम समझदार हो, फिर भी डीपीपी में अगर कभी कोई क्वेश्चन आए जो तुम्हारा करंट क्लास में कवर ना हुआ हो टॉपिक, तो इट्स ओके, उसका स्ट्रेस मत लेना फालतू का। हो सकता है वो अगले क्लास में कवर हो जाए, अगले क्लास में एक्सप्लेन हो जाए, तो उसका टेंशन मत लेना, मैम ये वाला टॉपिक तो पढ़ाया ही नहीं अभी तक, ठीक है। हाँ, अभी देखो हम क्या बोल रहे हैं, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आप समझते जाना, इनेट को इनेट क्यों बोलते हैं और एक्वायर्ड को एक्वायर्ड क्यों बोलते हैं। देखो जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो कई टाइप की इम्यूनिटी के साथ में पैदा होता है। एक्चुअल में उस ओवरऑल इम्यूनिटी को बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी, जिसके साथ में आपने जन्म लिया बेटा, जिसके साथ आप पैदा हुए, उस इम्यूनिटी को आप बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। हालांकि बेटा आप सबको पता है ना, बच्चों को बोलते हैं, बच्चों में बोलते हैं ना, इसकी अभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, इसको ऐसे करके मत रखो, इसको इसके साथ ज्यादा एक्सपोज मत करो। हालांकि बेटा धीरे धीरे जितना ज्यादा वो पैथोजन के कांटेक्ट में आएगा ना, उतनी अच्छी उसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, और आप समझेंगे भी ऐसा क्यों होता है। लेकिन जो बच्चा न्यूली बॉर्न होता है ना, उसके लिए बड़ा सारा ना पेरेंट्स बड़ा केयर करते हैं, हाथ धो के टच करो उसको, ऐसे मत टच करो, अरे पपियां मत लो। लेकिन हम लोग तो बेटा बच्चा देखते ही पपियां सबसे पहले लेते हैं ना,
तो क्योंकि उस बच्चे की इम्यूनिटी उतनी अच्छी डेवलप नहीं होती है, उसके पास सिर्फ एक इम्यूनिटी होती है जो बचपन से उसके पास है, इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोलते हैं उसको, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी इज बाय बर्थ, इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, दिस इज कॉल्ड इनबॉर्न इम्यूनिटी. ठीक है. और एक है सॉरी, एक है एक्वायर्ड. एक्वायर्ड को एक्वायर क्यों बोला? क्योंकि आपने इसे एक्वायर किया, आपने इसे डेवलप किया, आपने इसे एडाप्ट किया. ठीक है, आपके पास बचपन से नहीं थी. सपोज आप किसी पैथोजन के, आप इसके बारे में ना वैसे बेटा वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक्स बता रही हूँ, मैं इसको आपको अलग से डिटेल में बताऊंगी. ठीक है, तो मैं सिर्फ जितना अभी समझाने के लिए जरूरत है सिर्फ उतना बता रही हूँ कि एक्वायर्ड मतलब आपने गेन किया बेटा लाइफ टाइम में. आप किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आए, और जैसे आप पैथोजन के कांटेक्ट में आए, पैथोजन मतलब किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आए, तो आपकी ना बॉडी की कुछ सेल्स हैं जो उनसे कांटेक्ट करती है, उन पैथोजन से कांटेक्ट करती है, और फिर आपने एंटीबॉडी नाम सुना है? एंटीबॉडी, राइट? ओए मासी के बच्चों, बदतमीज ना हुए तो. हाँ, क्या बोल रही हूं मैं बेटा? डिस्ट्रैक्ट फिर से हो रहे हो तुम लोग. तो मैं क्या बोल रही थी? तो तुमने ये सुना है ना बेटा कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, एंटीबॉडी जनरेट होती है. हालांकि एंटीबॉडी तो सिर्फ एक हिस्सा है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का. यानी आप जैसे ही बेटा किसी पैथोजन के या डिजीज कॉजिंग एजेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी डेवलप होती है. और इसीलिए तो बोलते हैं बेटा आपको अगर, और कई सारी बीमारियां आपने से सुना है बेटा कि एक बार होती है तो दोबारा नहीं होती. हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी, हाँ हो सकता है क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट में ना एंटीबॉडी बना दी होती है, पर मैं अभी डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, डेप्थ तो मैं आपको बाद में समझाऊंगी. खैर, एक्वायर क्यों है? क्योंकि आपने इसे अपनी जिंदगी में लाइफ टाइम में गेन किया है, अडॉप्ट किया है, इसीलिए इसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, तो इसके बारे में मैं पहला पॉइंट क्या लिख रही हूँ बच्चों? इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ. उसको ना हम अलग से डिटेल में भी पढ़ेंगे. इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, और इसीलिए बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको बोलते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी. इनबॉर्न इम्यूनिटी. ठीक, इसको मैं क्या बोल रही हूं बच्चों? इट इज गेन्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इसलिए इसे एडाप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं. एडाप्टिव इम्यूनिटी. ठीक है, यस. चलो, अब इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस. तो ये डिफरेंसेस बेटा पता है कैसे समझ में आएंगे? जब मैं आपको इसके एग्जांपल्स कुछ दूंगी. हालांकि मैं इनेट को भी डिटेल में पढ़ाऊंगी और एडाप्टिव को भी पढ़ाऊंगी, बट इनके अदर पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ इसके एग्जांपल्स देने पड़ेंगे. जैसे कि अगर तुम इनेट इम्यूनिटी में देखोगे ना कि कौन कौन सी इम्यूनिटी का ऐसा आपकी बॉडी के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं या ऐसे कौन से सेल्स हैं जो आपके जन्म से आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जन्म से आपके पैथोजन को किसी ना किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं बॉडी के अंदर आने से या बॉडी में बीमारी फैलाने से. तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है आपका स्किन. तो यू वोंट इवन नो कि आपका स्किन आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. आपका स्किन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्किन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? सिर्फ इसलिए नहीं कि इसको बेटा हमें सिर्फ चमकाना है, चमकाना तो है ही, अपनी टेक केयर तो करनी ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन बेटा स्किन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी स्किन एक तरीके की दीवार की तरह एक्ट करती है, बैरियर की तरह एक्ट करती है, किसी भी पैथोजन को एंटर नहीं करने देती. हालांकि कई कर भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, हमेशा डिफेंड कर ही सकती है. तो इनेट एक्चुअल में ना बेटा काफी बार ना ये इनेट जो है ना वो हो जाती है, क्या बोलते हैं, मतलब ये रह के भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इनेट है. ज्यादा बेहतरीन काम तो एक्वायर्ड ही करती है. बट बेटा कई सारी, आप सोचो ना आपके यहाँ पे कितने सारे पैथोजन है पर वो एंटर नहीं कर पा रहे बॉडी के अंदर, वो एंटर नहीं कर पा रहे आपकी बॉडी के अंदर. एक तरीके से शील्ड का काम करिए. एक बच्चे ने कहा
अरे पैथोजन कहने का मतलब है बच्चों बीमारी फैलाने वाले कीटाणु, ठीक है, हिंदी में मैं बता रही हूँ, बीमारी कॉज करने वाले एजेंट्स, ठीक है। तो बीमारी कॉज करने वाले एजेंट्स, अरे क्यों नहीं चमकाना है यार, ठीक है। ऑफ कोर्स अपना टेक केयर करना अच्छी बात होती है बेटा, यू शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर स्किन, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, वर्कआउट, टेक केयर ऑफ योर हेयर, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। और टेक केयर द स्किन का करना ही चाहिए, तुम्हें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो बेसिकली मैं कहने का क्या मतलब था, मैं तुम्हें क्या समझाने वाली थी, सुनना मेरी बात। तो इनेट इम्यूनिटी का जैसे एग्जाम्पल हो गया तुम्हारी स्किन, ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में तुम समझ लो सपोज तुम्हारी एंटीबॉडीज आती हैं। हम इनेट इम्यूनिटी के लिए कहते हैं कि भैया ये स्पेसिफिक नहीं होती है। स्पेसिफिसिटी से क्या मतलब है भाई, इसको इनेट इम्यूनिटी में जो भी तुम्हारे एग्जांपल्स हैं, इनेट इम्यूनिटी में जो भी चीज आती है ना, वो यार डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती कि अच्छा मेरी बॉडी के अंदर वायरस आ रहा है, अच्छा ये फंगस है, अच्छा ये प्रोटोजोआ है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। ये सबको ना सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती है। ये ऐसे नहीं सोचेगी कि ये वायरस है तो इसके लिए मुझे कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, अच्छा ये फंगस है तो इसके लिए मुझे अलग तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। नो, आपकी जो इनेट इम्यूनिटी होती है इट इज नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। अब इसको और एक तरीके से आप समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कि ना आपको अपनी पढ़ाई में स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब पढ़ाई में स्पेसिफिक कैसे होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए मेरी फिजिक्स कमजोर है तो मेरे को फिजिक्स में ज्यादा टाइम देना है, या मेरी जुआलॉजी कमजोर है तो मेरे को जुआलॉजी में ज्यादा टाइम देना है, ठीक है, या मेरी बॉटनी अच्छी है तो मेरे को बॉटनी में कम टाइम देना है। तो इस तरीके से आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, है ना। और जो लोग नॉन स्पेसिफिक होते हैं वो सबको बेटा एक ही जैसा, इसको भी इतने ही घंटे पढ़ूंगा, इसको भी इतने ही घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम वाली बात है यार, अगर आप नॉन स्पेसिफिक हो तो ये कोई भेदभाव नहीं करते बेटा, इनको पता ही नहीं चलता है कि वायरस की शक्ल अलग है, प्रोटोजोआ की अलग है, फंगस की अलग है, ये सब में बेटा एक जैसा व्यवहार करते हैं, ये बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होते। लेकिन बेटा जो आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती है। उसे पता है कि अगर बॉडी में ये पैथोजन है, ये बीमारी फैलाने वाला एजेंट है तो मुझे ऐसे ही रिएक्ट करना है, और अगर ये पैथोजन है तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है। सबको एक जैसा ट्रीट नहीं करती, और इसीलिए बेटा ये बेटर है, क्योंकि आपको चाहिए कि जैसा बेटा जैसा दुष्ट है उसको वैसा ही बेटा उसका रिस्पॉन्स वैसा ही होना चाहिए। मेरी बात समझ गए, मेरी बात समझ गए, यस एवरीवन, ठीक है। तो ये नॉन स्पेसिफिक, ये हो गई हाईली स्पेसिफिक। इसमें कोई मौत तो नहीं आ रही है, इसमें कोई मौत तो नहीं आ रही है ना बच्चों, यस। तो मैं बोल रही हूं ये नॉन स्पेसिफिक है, मैं इसका एक सरल भाषा में मतलब लिख दे रही हूं, रिएक्ट्स इन अ सिमिलर वे टू ऑल डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। बहुत बढ़िया बच्चों, लेकिन ये हाईली स्पेसिफिक है, ये हाईली स्पेसिफिक है। इसको पता है कि बॉडी में कौन सा अगर पैथोजन है तो कैसे बिहेव मुझे करना है, और बेटा ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। आप खुद सोच के देखो, कोई आपसे आपके लाइफ में आप किसी एक इंसान से मिले, उसने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की, ठीक है, तो चलो ये मेमोरी के टर्म्स में मैं ये बदतमीजी समझाती हूँ, ठीक है, मेमोरी के टर्म्स में समझ में आएगा। देखो जब हम इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं ना, तो इनेट इम्यूनिटी को कहते हैं कि यार इसके पास ना कोई मेमोरी नहीं होती। मैं अभी समझा देती हूँ कि मेमोरी का क्या मतलब है। और जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि इसके पास मेमोरी होती है। हालांकि ये पॉइंट और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा जब मैं एक्वायर्ड को डिटेल में पढ़ाऊंगी। मेमोरी का क्या मतलब है, मेमोरी का मतलब है भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छे से जानती है कि मेरे बॉडी में ये पैथोजन पहले भी आया हुआ है, इसको मैंने पहले भी देखा हुआ है, इसको पता है कि यार ये पहले एंटर किया था तो इसने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, और इसको पता है कि मैंने पहले कैसे रिएक्ट किया था। तो इसके पास उसकी बेटा यादें ताजा होती है एकदम, ठीक है। लेकिन इन भाई साहब को ना तो शक्ल पहचानना आता है, ना इनको पता है कि वायरस है, क्योंकि इन्होंने तो कभी डिस्क्रिमिनेट किया नहीं ना, इन्होंने सोचा सब अच्छे हैं,
इन्होंने सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया है ना, क्योंकि इनको पता ही नहीं है बेटा, ये बहुत ही सरल सीधे हैं, तो इनको क्या पता कि पहले वायरस आया था या फंगस आया था या प्रोटोजोआ था या कोई भयंकर और कोई चीज थी या कौन सा वायरस था। इन्होंने तो सबको एक ही नजरों से तोला। इनके पास कोई मेमोरी नहीं है बेटा, इन्होंने इसलिए मेमोरी बनाई ही नहीं, तो इनको हमेशा ही वैसा ही धोखा मिलेगा बेटा, ठीक है। एक तभी सारे पैथोजन बेटा इनके ऊपर अटैक भी उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। इनके पास पिछले किसी भी चीज की मेमोरी नहीं होती है, पिछले किसी भी पैथोजन के एनकाउंटर की मेमोरी नहीं होती है। इनको पता ही नहीं होता कि ये पहले भी मेरे ऊपर अटैक किया था भाई, लेकिन ये बहुत ही तेज होते हैं बेटा, और ऐसा आपको जीवन में बनना चाहिए। ऐसा क्यों बनना चाहिए? आपके पास भी बेटा मेमोरी होनी चाहिए कि यार मेरे से ये गलती हुई थी पिछली बार, तो अब मेरे से ये गलती नहीं होनी चाहिए, आपको उसकी मेमोरी होनी चाहिए, ठीक है। इन द सेम वे, या कोई व्यक्ति से आप मिले और उन्होंने आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो आपको अगली बार पता रहेगा कि यार मेरे को इस बंदे से दूर रहना है अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, तो उसकी भी मेमोरी आपके पास होनी चाहिए, आपको जीवन में काम आएगा। आपको मेरी बात समझ में आई? इस मेमोरी का क्या मतलब है, और मेमोरी की डिटेल हम पढ़ेंगे आगे कि मेमोरी क्यों जरूरी होती है इम्यूनिटी के लिए। इम्यूनिटी पूरी बेटा, आपका पूरा इम्यून सिस्टम, आपकी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, जो आप कोविड में भी वैक्सीन कर रहे थे, और आगे भी जब मैं आपको वैक्सीन का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, इट इज ऑल बेस्ड ऑन दिस मेमोरी, इट इज ऑल बेस्ड ऑन दिस मेमोरी। वाई मेमोरी इज सो इंपॉर्टेंट? क्यों याद रखना जरूरी है कि ये पिछली बार मेरी बॉडी में हमला कर चुका है और इसने बहुत ज्यादा बदतमीजियां करी है, तो आपके पास उसकी मेमोरी होनी चाहिए। समझ आ गई बात? यस, ठीक है। तो इसकी डिटेलिंग में तब पढ़ाऊंगी आपको जब मैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं, नो मेमोरी मतलब इट डज नॉट रिमेंबर। इस कलर से क्यों लिख रही हूं मैं? हाँ, इट डज नॉट रिमेंबर, इट डज नॉट रिमेंबर the encounter with pathogen from the previous time, और एग्जैक्टली अपोजिट बेटा उसका हो जाएगा। तो आप सिर्फ इतनी बातें याद रख सकते हैं, इतना याद रखना आपके लिए सफिशिएंट है। नॉन स्पेसिफिक, नो मेमोरी, इनबॉर्न। एडेप्टिव इम्यूनिटी, हाईली स्पेसिफिक, हैज मेमोरी। दैट्स इट, ठीक है। इसे फटाफट कर लीजिए, और जब बेटा हो जाएगा तो मेरे को एक बार बता देना, ठीक है। जब हो जाएगा तो मेरे को बता देना, फिर हम बेटा इन्नेट को पढ़ना चालू करेंगे। अगेन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्नेट इम्यूनिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इजी है। अगर इन्नेट से क्वेश्चन आता है, दैट्स काइंड ऑफ बोनस फॉर यू गाइस। युगल भैया पानी चाहिए यार। डन एवरीबॉडी, यस एवरीवन, यार गर्म पानी एक्चुअली चाहिए, इसलिए मुझे स्पेशली बोलना पड़ता है। हाँ, डन ऑल द सपोला आर्मी इन द हाउस। बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो? रिलेट करना है बेटा, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, बट कोशिश करनी है रिलेट करने की चीजों को, ठीक है। जितना रिलेट कर पाओगे उतना बढ़िया होगा। अब हम बेटा इनेट इम्यूनिटी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हाउ डू यू क्लासिफाई द इनेट इम्यूनिटी। आप कैसे इनेट इम्यूनिटी को क्लासिफाई करते हो? तो हम बेटा सबसे पहले ना इनेट इम्यूनिटी के बेसिक्स करते हैं, फिर उसको डिटेल में करेंगे। तो लेट मी राइट लाइक दिस इज इनेट इम्यूनिटी। अगेन जो आपके पास बचपन से प्रेजेंट है, आप जिसके साथ पैदा हुए हो, और जो स्पेसिफिक नहीं होती है, जिसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है, वो इनेट इम्यूनिटी है। तो इनेट इम्यूनिटी को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप कुछ बैरियर्स के अंडर में पढ़ते हो, जैसे कि बेटा फॉर एग्जाम्पल बेटा इसे कैसे समझे? जैसे बेटा तुमने करी अपने घर में कोई बदतमीजी, ठीक है,
तुमने अपने घर में करी कोई बदतमीजी, तो सबसे पहले पापा तुम्हारी पिटाई लगाने आएंगे, ठीक है। पापा तुम्हारी पिटाई लगाने आएंगे तो तुम्हारा सबसे पहले तुम्हें जो बचाने आएगा, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ठीक है। तुम मत बताओ पापा हमारी पिटाई नहीं करते, ये नहीं करते, ये वो, ठीक है। अपना स्टोरी मत बनाओ, मेरी स्टोरी सुनो। पापा तुम्हारी पिटाई करने आ रहे हैं, तुमने करी बदतमीजी, ठीक है। तुम टीवी देख रहे हो, पापा आए ऑफिस से, पापा ने देखा अरे यार क्या है, इसके लिए मैंने इतने पैसे खर्च करे हैं, बदतमीज ना हो तो, बड़ा है टीवी देख रहा है, पढ़ना लिखना नहीं है, दे दे धड़ाधड़, ऐसे करेंगे पापा, है ना। लेकिन तुम्हें बेटा ऐसे पिटाई पड़ने से पहले मम्मी तुम्हारे डिफेंस सिस्टम में आई। सबसे पहले जिसने तुम्हें बचाने की कोशिश की वो थी तुम्हारी मम्मी, ठीक है। जैसे ही बेटा मम्मी तुम्हें बचाने में सफल नहीं हो पाएंगी, तो जैसे ही मम्मी रास्ते से हटी, ठीक है, मम्मी तुम्हें बचाने की कोशिश करे, पापा कह रहे तुम हटो यहां से, इसको तो आज मैं बताता हूं, तो तुम्हारी सेकंड तुम्हारी डिफेंस में आई तुम्हारी बड़ी बहन, ठीक है। तो तुम्हारी बड़ी बहन ने भी तुम्हें बचाने की कोशिश की, तुम्हारी बड़ी बहन ने काफी बचाने की कोशिश की, उस चक्कर में बेटा उसको भी 2 पड़ जाएंगे, ठीक है। फिर बड़ी बहन के बाद बेटा हो सकता है तुम्हारा कोई और भाई हो, ठीक है, हो सकता है बेटा, ठीक है। हालांकि भाई बहन बेटा बचाने तो क्या ही आते हैं, तुम्हें तो पता ही है बहुत अच्छे से, वो तो साइड में देख के बेटा मजे ले रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, तो फिर बेटा तीसरी बार तुम्हारे बचाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी एक और बहन है, वो तुम्हें बचाने के लिए आई। मेरे कहने का मतलब है जब बॉडी के अंदर भी बेटा इस तरीके से पैथोजन आते हैं ना, बॉडी के अंदर भी जब डिजीज घुसने की कोशिश करता है, पापा कोई डिजीज नहीं है, तो तुम्हारी बॉडी में भी कुछ इसी तरीके से बेटा डिफेंस सिस्टम होता है, जो पहले बचाने की कोशिश करेगा, जो दूसरा बचाने की कोशिश करेगा, जो तीसरा बचाने की कोशिश करेगा। जब सब फेल हो जाएंगे बेटा तो पड़ेंगे तुम्हें लपड़, ठीक है। समझ आ रही है मेरे बच्चों बात? यस, इसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। हालांकि ये शब्द जो है एनसीईआरटी में यूज नहीं किए हैं, बट ये इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो जो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आप टोटल 4 बैरियर्स पढ़ेंगे, जो आपको सबसे पहले तो इनेट इम्यूनिटी तुम्हें बचाने की कोशिश करती है। फिर बेटा वो जब इनेट इम्यूनिटी फेल हो जाती है तब जाके एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम आती है। समझ आ रही है बच्चों बात? यस, बहुत अच्छे से, बच्चा कह रहे बहुत अच्छे से, इससे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हाँ, ऐसा होता था यार, ठीक है। इनफैक्ट मेरे को तो बेटा बहुत पिटाई पड़ी है अपने पापा मम्मी से, मैं क्या बताऊँ। मेरी मम्मी से तो मुझे बहुत, मैं बदतमीज भी बहुत हुआ करती थी, बहुत जिद्दी थी, तो मेरे को मम्मी से बहुत मार पड़ी है यार, क्या ही बताऊँ। मेरे को पापा से भी मार पड़ी है, क्या ही बताऊँ। मैं क्यों थी ऐसी, सुनती ही नहीं थी, ठीक है। फील दिला दी बच्चा कह रहा है, ठीक है। तो मैं पहले तो आपको ये लिखना चाहूंगी कि इसको आप स्टडी करते हैं अंडर 4 बैरियर्स, ठीक है। इट इज स्टडीड अंडर 4 बैरियर्स, ठीक है। तो सबसे पहला है बच्चों फिजिकल बैरियर, फिर आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, मेरे साथ साथ में लिख लो। फिर आता है बच्चों सेल्यूलर बैरियर, अभी हम इस फ्लो चार्ट में एक छोटी छोटी सी बात लिखेंगे, फिर इस फ्लो चार्ट को अलग से मतलब डिस्कस करेंगे। और आता है साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेटा तुम्हें बचाने की कोशिश करता है वो ये दोनों मिलके तुम्हें बचाने की कोशिश करते हैं, इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये दोनों मिलके तुम्हें बाद में बचाते हैं, दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन या सेकेंड लाइन क्यों बोला ये तो तुम्हें समझ आ रहा है ना। जो पहले बचाएगा वो फर्स्ट लाइन, जो दूसरा बचाएगा वो सेकेंड लाइन, जो तीसरा बचाएगा वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जो तुम्हारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। पहले तुम इससे नोट करो, फिर बेटा इसको 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। 1, 2, 3 and 4। इंस्टाग्राम बोल रही हूँ, इतने सारे बेटा उसमें एक्चुअली मीम्स मैं देखती हूँ बहुत सारे, तो इन जनरल भी बड़े सारे मीम्स बनते हैं जो इतने रिलेटेबल होते हैं कि एक मैंने देखा था कि जब 2 भाई बहन है उसमें से एक को मार पड़ रही होती है ना,
तो मैंने सोचा कि यार हम भी ऐसा करते थे, तो एक की मम्मी पिटाई लगा रही है ना तो या पापा पिटाई लगा रहे हो, दूसरा ना पढ़ने लगता है, ठीक है, कि मेरे को पिटाई ना पड़ जाए, अगली बारी मेरी है, तो पढ़ने की एक्टिंग करने लगते थे। तो मैंने कहा यार हम भी करते थे यार ऐसी पढ़ने की एक्टिंग, कि हमें ना पड़ जाए, अगला नंबर मेरा ही है। एक की पिटाई पड़ती थी तो दूसरा तो बेटा ऑटोमेटिकली डरने लग जाता था, ठीक है। हाँ, यस एवरीवन, डन एंड डन, यस। ऑफ कोर्स इस तरीके से थोड़ा रिलेट करके पढ़ोगे ना तो चीजें याद भी तुम्हें रह जाएंगी, ठीक है। तो पहले जो बचा रहा है तुम्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरा, और मैं तो बेटा पापा की हुआ करती थी चमची। मेरी दीदी लोग अगर मेरे साथ में बैठ के पढ़ रही है, बाई चांस वो सो गई, तो मैं अपने पापा के पास ना पॉइंट्स बनाती थी। आई वॉज लाइक द वो कौन थी यार जो इविल कैरेक्टर प्ले करती थी कसौटी जिंदगी की में, याद में, कोमोलिका। तो आई यूज्ड टू बिहेव लाइक टिन 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 टिन, पापा दीदी सो रही है पापा, ठीक है। तो दीदी की मार पिटवाती थी यार, मैं क्या ही बताऊं, बहुत बदतमीज, मेरे को रिग्रेट होता है मैं ऐसी क्यों थी, ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है। दीदी की क्या पलक एक झपकी ना तो मैं दीदी की पिटाई लगवा देती थी। हाँ, नंबर 1, चलो बेटा अब बस पढ़ाई, चलो। फिजिकल बैरियर, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर। नंबर 1, लेट्स डिस्कस अबाउट फिजिकल बैरियर, ठीक है। सो फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर दोनों जो है बेटा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। दोनों आपकी बॉडी में किसी भी पैथोजन को सबसे पहले रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके की एंट्री को रोकने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स बेटा अगर कोई मेरे घर में एंट्री करना चाहता है तो सबसे पहले मेरे घर पे दरवाजा है ना, और मेरे घर की दीवारें हैं ऑफ कोर्स जो साइड में दरवाजे के, जिसकी वजह से कोई मेरे घर पे एंटर नहीं कर पाएगा। या फिर बेटा क्या है, या फिर खिड़कियां हैं, ठीक है। अभी मैं अच्छी बच्ची बन गई हूँ, प्लीज ऐसे मत करना, ठीक है। छोटे बच्चे नादान होते हैं यार, ठीक है। मैं नादान थी, अभी मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तो फिजिकल बैरियर इसी तरीके के दरवाजे या विंडोज की तरह काम करेंगे जिससे तुम्हारे घर के अंदर कोई चीज एंटर नहीं कर पा रही है। फिजिकल बैरियर इज लाइक योर स्किन, आपकी स्किन एक बैरियर की तरह काम कर रही है जिसके थ्रू बेटा फोकस पढ़ाई पे, तो स्किन एक बैरियर की तरह काम कर रही है जिसके थ्रू बेटा कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए, या फिर बेटा आपकी बॉडी में जो जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स हैं, या फिर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं। तो देखो अगर बॉडी बाई चांस तुम्हारे एयर के थ्रू बेटा अंदर चला गया है ना पैथोजन, या माउथ के थ्रू अंदर चला गया, या बेटा किसी भी तरीके से बॉडी के अंदर एंटर कर गया है ना, पैथोजन अगर एंटर कर गया, तो फिजिकल बैरियर में ही दूसरी चीज बेटा जो इसको बॉडी के अंदर जाने से रोकेगी, बॉडी के अंदर मतलब फर्दर और अंदर जाने से रोकेगी, दैट इज द म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट इन योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। म्यूकस कौन सिक्रीट करता है? गॉबलेट सेल्स, पता है ना, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आपने पढ़ा था, राइट। तो आपने बेटा म्यूकस की लाइनिंग देखते हो आपके जीआई ट्रैक्ट में, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो यहां से वो और फर्दर अंदर ना जा पाए। तो आपकी स्किन एक तरीके से बैरियर की तरह काम कर रही है, और इन सारे ट्रैक्ट में जो आपकी म्यूकस की लाइनिंग है ये भी एक बैरियर की तरह काम कर रही है जिससे कि वो पैथोजन बॉडी के अंदर ना एंटर कर पाए। पर ऐसा नहीं कि कर नहीं पाती है, कर तो पाती है ना बेटा, तभी तो आप कभी कभी बीमार पड़ते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल बैरियर। मैं इसके साथ में ही आपको फिजियोलॉजिकल समझा देती हूँ, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्किन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ बैरियर? म्यूकस लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बैरियर? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल के नाम में थोड़ा बच्चा कंफ्यूज होता है तो गलती कर देता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में बेटा सिक्रीशंस आते हैं जो आपको किसी ना किसी तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपने बेटा 11th क्लास में डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि स्टमक में HCl रिलीज होता है, और HCl बहुत सारी एक्टिविटी करता है। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, HCl इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को एक्टिव कर रहा होता है ना, Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट कर रहा होता है, बहुत सारे फंक्शंस आपने पढ़े होंगे। इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव कर रहा होता है, प्लस बेटा एंटीबैक्टीरियल होता है, किसी भी तरीके की बैक्टीरियल ग्रोथ को नहीं होने देता, ठीक है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट
तो एक तरीके का इम्यूनिटी आपके टीयर्स में, आपके आंसुओं में, आपके सलाइवा में। मेरे से जो बच्चे अर्जुना में पढ़े हुए हैं उन्होंने लाइसोजाइम की तो बेटा ऐसी की तैसी कर दी थी यार, जब मैंने उनको बताया था हमारे माउथ में, सलाइवा में। तुम्हें अगर कोई मेरे अर्जुना से पढ़ा होगा लास्ट ईयर ना, उसको याद होगा ये लाइसोजाइम पे कितना तुम लोगों ने बेटा बवाल किया था। तो लाइसोजाइम होता है आपके सलाइवा में, एंटीबैक्टीरियल। अगेन तुम्हारे टीयर्स में भी लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम, अगर बेटा तुम्हें कुछ धुंधला धुंधला बायोमोलिक्यूल्स याद आ रहा हो, धुंधला धुंधला बायोमोलिक्यूल्स याद आ रहा हो, तो बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ाते हैं बैक्टीरिया की वॉल किस चीज की बनी होती है, और बैक्टीरिया की वॉल को तोड़ता है क्या, लाइसोजाइम। So antibacterial basically, of course it is going to give you immunity. So a lysozyme present in the body secretions of like your saliva, like your tear, HCl present in the stomach, ये सारी secretions is a part of physiological barrier. समझ आ रही है बात? Yes everyone? समझ आ रही है बात? हाँ, तुमने कहा था कि हमारे पास नहीं होते, तुमने ये कहा था, ठीक है? यस, पेप्टाइडोग्लाइकेन, वेरी नाइस। याद आ रहा है कुछ? हाँ चलो, अब पहले हम लिख लेते। तो बेटा इतना ही है, इतनी सी ही बात है। फिजिकल बैरियर में क्या आया, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आया, और ये दोनों मिलके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं। अगर ये बेटा बचा नहीं पाते हैं तुम्हें, तो फिर काम आती है आपकी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसको फटाफट से लिख ले बच्चों। यस, तो हम फिजिकल बैरियर में लिखते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे करके लिखो। स्किन, म्यूकस कोटिंग, ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जीआई का मतलब है बच्चों गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो intestinal tract, mucous lining of GI tract, respiratory tract और reproductive tract। खुशबू बेटा काहे क्लास एंड करवाना चाह रही हो? कह रही है क्लास कब खत्म होगी हैं? तो ये बेटा दोनों मिलके फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, prevent physical entry of disease causing agent। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो है, हम लिख ही चुके हैं, ठीक। दूसरा हम बोल रहे हैं बेटा क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर, राइट। Number 2, physiological barrier। इसमें आ गए बेटा secretions, जैसे कि HCl in स्टमक, ठीक, साइड हो जाती हूं। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल, लाइसोजाइम इन टीयर्स एंड सलाइवा, ठीक। सो सिक्रीशंस प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत ही इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें याद नहीं रहेगा, क्वाइट इजी है ना। यस हर्ष बेटा बिल्कुल सही। अच्छा, बाकी किसी को याद है कि HCl सिक्रीट करने वाला कौन सा गैस्ट्रिक सेल था? विच गैस्ट्रिक सेल यूज टू सिक्रीट HCl बच्चों? यस
आपकी पेराइटल सेल्स होती थी जिसे ऑक्सिनेटिक सेल्स बोलते हैं, आपकी पेप्टिक सेल्स होती थी जिन्हें चीफ सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी अरे पेप्टिक सेल्स या आपकी चीफ सेल्स जो होती हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस करती हैं बेटा। आपकी ऑक्सिनेटिक सेल्स या फिर आपकी पेराइटल सेल्स जो होती है ना वो आपकी एक्चुअल में एचसीएल सिक्रीट करती है। पेप्टिक से याद करो ना प्रोटीन, पेप्टिक से याद करो ना प्रोटीन, ठीक है। तो वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस करती है बेटा। डन डनाटन डन हो गया है, डन डनाटन डन हो गया है। यस एवरीवन, डन डनाटन डन, ठीक है। पेप्टिक सेल्स पेप्टाइड बॉन्ड से याद करो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम बनाती है। ऑक्सिनेटिक सेल, और बेटा ये हर साल का नीट का सवाल होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से नीट में सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। डन डनाटन डन। एक और बैरियर हम कर लेते हैं, क्योंकि जो लास्ट बैरियर होगा ना साइटोकाइन बैरियर, उसको मैं अगले दिन समझा पाऊंगी ज्यादा डिटेल में। तो जो लास्ट बैरियर है उसे कर लेते हैं, फिर साइटोकाइन थर्ड बैरियर है वो कर लेते हैं। साइटोकाइन बैरियर में तो मैं अगले दिन समझाऊंगी क्योंकि उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग जरूरत है। तो थर्ड इज बच्चों क्या, जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है, सेल्यूलर बैरियर। तो कुछ ऐसे सेल्स बेटा जो आपके ऊपर वाले सिस्टम के फेल होने पर फिर काम कर पाएंगे। तो कौन कौन से सेल्स आपके सेल्यूलर बैरियर में आते हैं? देयर आर सर्टेन सेल्स जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, दीज आर दी सेल्यूलर बैरियर, है ना। तो कौन कौन से सेल्स बेटा देखो मैं पहले लिख दे रही हूं। आपने मैक्रोफाज का नाम सुना है। व्हाट आर मैक्रोफाजेस बच्चों? व्हाट आर मैक्रोफाजेस? व्हाट डू द मैक्रोफाज डू? व्हाट डू द मैक्रोफाज डू? व्हाट आर मोनोसाइट? सबके नाम आपने सुने होंगे अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ी होगी। अगर 11th अच्छे से नहीं पढ़ी है तो ही आपको नहीं पता होगा, अदरवाइज तो आपको पता होगा। न्यूट्रोफिल, जिसे ऑल्सो नोन एज PMNL, फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल फैगोसाइटोसिस करती है, एनगल्फ कर लेती है और फिर उसे किल कर देती है। मोनोसाइट्स क्या है? व्हाट आर मोनोसाइट्स? व्हाट आर मोनोसाइट्स? व्हाट आर मोनोसाइट्स बच्चा पार्टी? इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में दिए हुए NK सेल्स, इसको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स। तो बोला यार आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि आपके सेल्यूलर बैरियर के अंडर में आते हैं, जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ WBC। वेरी गुड। तो बेटा इतने ही सेल्स आपके एनसीईआरटी में फिलहाल दिए हुए हैं। जैसे मैक्रोफाज, अभी देखो अगर तुम मोनोसाइट को देखो तो मोनोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC, जो कि अगेन ब्लड की मैक्रोफाज कहलाती है। लेकिन 11th में मैंने आपको ये टॉपिक एक बार बताने की कोशिश की थी कि जो मैक्रोफाजेस होते हैं बेटा, एक्चुअल में मैक्रोफाजेस फैगोसाइटिक सेल्स हैं। और मैक्रोफाज होते तो मैक्रोफाज है, फैगोसाइटिक सेल, बट जिस जगह पे वो होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका नाम होता है। जैसे बेटा देख, मैक्रोफाज लिवर में भी है, मैक्रोफाज ब्लड में भी है, मैक्रोफाज ब्रेन में भी है ना। मैक्रोफाज तुम्हारे बहुत सारी जगह पे होते हैं, लंग्स में भी है, बट उनका नाम अलग अलग हो जाता है। जैसे लंग्स में उनका नाम डस्ट सेल हो जाता है, लिवर में उनका नाम कफर सेल्स हो जाता है, ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल्स हो जाता है क्या मैक्रोफाज? है मैक्रोफाज, बट नाम अनेक हो गए, ठीक है। फैगोसाइटोसिस करते हैं। व्हाट आर फैगोसाइटोसिस? फैगोसाइटोसिस मतलब एनगल्फ कर लेना किसी भी चीज को और उसको एनगल्फ करने के बाद उसको क्लियर कर देना। तो मैक्रोफाज हो गया, मोनोसाइट हो गया, विच इज अ टाइप ऑफ WBC। अगर किसी को याद ना आ रहा, टाइप ऑफ WBC व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है। न्यूट्रोफिल अगेन अ टाइप ऑफ WBC। किसी को याद आ रहा है? न्यूट्रोफिल्स आर ग्रैन्युलोसाइट। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करती हूं। इस तरीके की शक्ल होती थी, अपने नोट्स खोल के देख लेना। मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई, मल्टीलोब न्यूक्लियाई होता था, 2 से 5 लोब्स इसके न्यूक्लियस के दिखते थे और इसमें बेटा ग्रैन्यूल्स होते थे, इसीलिए इसे ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। याद आ रहा है? दिस वाज अ न्यूट्रोफिल। और मोनोसाइट वाज अ लार्जेस्ट WBC, जिसका हॉर्स शू शेप न्यूक्लियाई दिखता था। अब मैं बेटा इतना छोटा सा बना रही हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। जिसका एक किडनी शेप न्यूक्लियाई हुआ करता था या हॉर्स शू शेप न्यूक्लियाई हुआ करता था, किसी को याद आ रहा हो तो, राइट।
WBC का सबसे लार्जेस्ट WBC था मोनोसाइट, ठीक है। एंड न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल को बोला जाता है बच्चों क्या, यस वेरी गुड वेरी गुड, बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन में आप पढ़ते थे, वेरी नाइस। बेटा छुट्टी मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, समय हो गया है कि जो छुट्टी मांग रहे हो चले जाओ यार, छुट्टी चाहिए तो जाओ ना। PMNL का क्या मतलब होता है बच्चों, यार कभी टाइम से ऊपर नहीं लेती हूं पर टाइम तक तो पढ़ो, 5:30 बजे छुट्टी होती है क्या। पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोला जाता है। और बेटा आपको इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट क्यों बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, मॉर्फो का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी यानी शक्ल, न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 2 से लेकर 5 लोब्स हो सकते हैं, तो अलग अलग न्यूट्रोफिल की न्यूक्लियस की शक्ल अलग अलग दिख सकती है, इसीलिए इसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में 2 से 5 तक के लोब्स दिखते हैं, और इतने लोब्स के अलग अलग बेटा आपके जो WBC न्यूट्रोफिल्स है ना उनकी शक्ल अलग 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 दिखती है। समझ में आ रही है बात, यस 45 तक क्लास है, ठीक है। तो आपके बेटा मैक्रोफाज हो गए, आपके मोनोसाइट्स हो गए, टाइप ऑफ WBC इसी में है क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ तो न्यूट्रोफिल्स हो गए बेटा, ठीक है। और नेचुरल किलर सेल, ये भी बेटा अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट होता है, इट्स अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होते हैं, व्हाट आर लिम्फोसाइट, कोई बताएगा, व्हाट आर लिम्फोसाइट कोई बताएगा। ये लास्ट है बेटा, आज का लास्ट है, इसके बाद तो हम अगले दिन ही पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट आर लिम्फोसाइट्स, आप WBCs के सारे नाम याद हैं, WBCs के सारे नाम, WBC में न्यूट्रोफिल्स आते हैं, इओसिनोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं, ये सारे ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, और आते हैं आपके क्या बच्चों, और आते हैं आपके ये लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। शाबाश बच्चों, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, इट इज अ टाइप ऑफ WBC, ठीक है। देखो इसीलिए बोलते हैं ना थोड़ा बहुत 11th का तो यार आएगा ही ना, तभी तो 11th के बाद 12th पढ़ते हैं ना बच्चों, नहीं पता है तो एक बारी ब्लड वाला टॉपिक रिवाइज कर लेना। बेसिकली मेरे बच्चों लास्ट एक बारी कंक्लूजन देते हैं कि मैक्रोफाज, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे सेल्स जो हैं वो सेल्यूलर बोल रही थी मैं, वो सारे सेल्यूलर बैरियर के अंडर आते हैं। और ये जो 3 सेल्स है ना बेटा, ये 3 सेल्स होते हैं जो फैगोसाइटिक होते हैं, जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं ऑफ कोर्स बेटा वो फैगोसाइटोसिस करेंगे, जो फैगोसाइटिक सेल्स है वो फैगोसाइटोसिस करेंगे, बेसिकली एनगल्फ कर लेना और उसको क्लीन करना, बट ये नॉन फैगोसाइटिक है, ये फैगोसाइटोसिस नहीं करता, ठीक है। इसका पूरा मोड ऑफ एक्शन आपको जानना भी नहीं है, आपको पढ़ना भी नहीं है, लेकिन ये नॉन फैगोसाइटिक सेल है। और ये यूजुअली बेटा किसको टारगेट करता है आपको पता है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट मैं एक्स्ट्रा लिखवा दे रही हूं, ये ट्यूमर सेल्स को टारगेट करता है, ये यूजुअली आपके ट्यूमर सेल्स को बेटा टारगेट करता है, ठीक है। इसकी एनसीईआरटी रीडिंग ना अगले दिन कराऊंगी जब पूरा साइटोकाइन बैरियर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रिवीजन में बॉडी फ्लूइड्स दे दूं यार, लेकिन फिर बीच में एक चैप्टर मिस हो जाएगा ना, डाइजेशन और ब्रीदिंग, तो उसके बिना तुम बॉडी फ्लूइड्स क्यों करोगे, है ना। तो बेटा इसका जो एनसीईआरटी का रिवीजन है वो अगले दिन कराऊंगी, अच्छा ठीक है। एक बारी तुम इसे पढ़ के आना, एक बारी तुम इसे पढ़ के आना, साइटोकाइन बैरियर में कल करा रही हूं और इसकी एनसीईआरटी की रीडिंग में मैं कल कराऊंगी, कोई डाउट हो तो देख लेना वैसे बच्चों, ठीक है ना। आई होप कि लेक्चर तुम्हें बढ़िया लगा हो, समझ में आया हो, ये मैं छोड़ देती हूँ तुम्हारे लिए, तुम चाहो तो पढ़ लेना। कल मैं क्या करूंगी ना बेटा, पहले जो एनिमल किंगडम का मैंने दिया था उसके मैं 5-6 क्वेश्चंस या 7 क्वेश्चंस तुम्हें करा दूंगी, ताकि तुम्हारा एक बारी अगर तुम्हें कितना याद है कितना नहीं याद है वो हो जाए, लेकिन उससे मैं क्लास के लास्ट में कराऊंगी, ठीक है, उसे मैं क्लास के लास्ट में तुम्हें कराऊंगी, अभी नहीं कराऊंगी, मतलब स्टार्टिंग में नहीं कराऊंगी, एनिमल किंगडम का जो होमवर्क दिया था। और कल ही मैं फिर अगले बार के लिए टारगेट दूंगी कि अगले बार के लिए क्या करना है, तो इसको हटा देते हैं। तो एनिमल किंगडम वाला जो था उसे एक बार वापस से ब्रश अप करके आ जाए ना, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हाँ एक छोटा सा गाना मैं सुना देती हूँ, मेरे को याद था कि मेरे को क्या सुनाना है, फिर मैं भूल गई, ठीक है।
चलो एक गाना सुना देती हूँ, थोड़े सुर ऊपर नीचे हो जाए तो मैनेज कर लेना, ठीक है। हाँ, ना कुछ पूछा, मैं लिरिक्स देख लेती हूँ, ठीक है। लिरिक्स गलत हो जाएंगे फिर बेटा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्या गाना है ये? रब तुझ में रब दिखता है ना, तुझ में रब दिखता है, गलत ना हो जाए बच्चों। एक लाइन तो सुनाई दी थी तुम्हें। क्या है, कहाँ है? अरे यार ये भी ना बेटा ऑटो करेक्ट हो जाता है। चलो चलो ठीक है, बहुत सारे दिल आ चुके हैं, अब तो मेरे को प्रेशर हो रहा है, अब मेरे को गाना ही पड़ेगा। ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया, ना कुछ बोला ना कुछ टोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया, तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। और एक चीज, अपने भाई बहनों को परेशान नहीं करने का, नहीं तो बड़े होके बेटा मेरे जैसे तुम रिग्रेट करोगे, ठीक है। आज भी मेरी दीदी मेरे को बहुत टॉन्ट करती है, तू मेरे बड़े वो करती थी, हाँ तो बी अ गुड बच्चा, ठीक है। बचपन में हमें एक्चुअली हम बहुत इनोसेंट होते हैं और हमें पता नहीं होता हम कैसी हरकतें कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। वेरी बैड हरकतें आई यूज टू डू, बट नाउ आई एम अ गुड गर्ल, ओके। सो बी अ गुड गर्ल, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड सपोला, पढ़ाई करते रहो, दैट्स द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू ऑल, ठीक है। बस बेटा क्या, पढ़ाई करो मस्त करो, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और अच्छे अच्छे से डॉक्टर बन जाओ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।